हेलो बच्चों, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 5 पॉवर्टी। और ये वाला चैप्टर आप लोग की बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस चैप्टर में से कंपलसरी 5 मार्क का क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको पूरा चैप्टर वन शॉट में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर ना टेलीग्राम ग्रुप की लिंक देके रखी है। अगर आप लोग ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया तो आज के आज कर लो, बिकॉज उसमें हर तरह की अपडेट टाइम टू टाइम दी जाती है, साथ साथ में काफी कुछ मटेरियल भी दिया जाएगा। और खास करके बोर्ड एग्जाम में वो ग्रुप आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। तो जल्द से जल्द उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। एक और चीज, अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हो चारों सब्जेक्ट्स की, अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक या ओसीएम, या तो सिर्फ थियरी सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स और ओसीएम, तो उसके लिए हमारे कोर्सेज अवेलेबल है, जहां पे जाकर के आप एनरोल करवा सकते हो और अपना रिजल्ट बेस्ट पा सकते हो। तो उसके लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और आज के आज ज्वाइन हो जाओ, बिकॉज अभी तक काफी सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 5 पॉवर्टी। अब बात करते हैं तो पॉवर्टी का इंट्रोडक्शन क्या देके रखा है। तो देखो, पॉवर्टी क्या है। पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे इकोनॉमी के अंदर, जहां पे एक क्लास ऑफ इकोनॉमी यानी कि वन क्लास ऑफ इकोनॉमी जो कि गरीब है, वो अपनी मिनिमम बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाती, यानी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरा नहीं कर पाती, अपनी जो जरूरतें हैं वो पूरा नहीं कर पाती। और इसी सिचुएशन को क्या कहते हैं? पॉवर्टी कहते हैं। और ज्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना, उसमें ज्यादातर पॉपुलेशन पुअर होती है और वो लोग अपनी हेल्दी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते, बिकॉज उनके पास बेसिक रिक्वायरमेंट अनअवेलेबल होते हैं। अनअवेलेबल यानी उतने पैसे ही नहीं होते कि वो लोग खरीद सके, बेसिक रिक्वायरमेंट तक पूरी कर सके, उतने पैसे नहीं होते। जैसे कि न्यूट्रिटिव फूड, क्लोथ्स, या तो प्रॉपर हाउसिंग, जिसको हम लोग कहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों चीज वो पूरा नहीं कर पाते, बिकॉज दे डोंट हैव सफिशिएंट मनी। आगे बात करें तो उसी कंट्री में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि पैसे वाले हैं, रिच क्लास है, रिसोर्सफुल लोग हैं, जिनके पास बहुत अच्छा खासा पैसा है, जिनकी इनकम ज्यादा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत अच्छी खासी है। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है कि एक ही कंट्री में एक ऐसे लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो अपने मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे, और दूसरी साइड ऐसे लोग जिनके पास सब कुछ है, जरूरत से ज्यादा चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अनइक्वालिटी देखने को मिलती है, या तो इनइक्वालिटी कह सकते हैं कि कंट्री में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। और इसकी वजह से कोई भी सोसाइटी को डिससेटिस्फैक्शन, हेट्रेड, या तो फिर रेस्टलेसनेस, या तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा होता है अमीर गरीब के बीच में। तो ऐसी काफी सारी चीजें, प्रॉब्लम्स जो है वो कंट्री में फेस करनी पड़ती है। और ना यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट चीजें ही बताई है, जिसकी वजह से आपका टाइम काफी सेव हो जाए और इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रहे। ठीक है, अब देखो, अकॉर्डिंग टू HDR 1997, HDR का फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो उसके हिसाब से ह्यूमन डेवलपमेंट एक रिसोर्स है और ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो गोल है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिसोर्स है और ह्यूमन डेवलपमेंट गोल है। देखो, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं ना, वो आपको याद होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम के अंदर क्वेश्चन एमसीक्यूज के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है 1 मार्क में कि HDR 1997 में इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। फिर ऑप्शंस होंगे, तो आपको याद रखना है रिसोर्स है और ह्यूमन डेवलपमेंट गोल है। आगे बात करें, सो इट इज एक्सपेक्टेड दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड रिजल्ट इन रिडक्शन इन पॉवर्टी। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि जिस कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उस कंट्री में गरीबी कम हो। बट एक्चुअली में हमारी कंट्री में ऐसा नहीं हुआ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हुआ, बट टारगेटेड लेवल पे इतनी गरीबी कम नहीं हुई। और गरीबी कम करने के लिए पॉवर्टी इरेडिकेशन स्टार्ट किया गया, जो मेन गोल बन चुका था 5 ईयर प्लान में। आपको पता है, अपनी कंट्री में सरकार ना 5 वर्षीय योजना बनाती है, जिसको 5 ईयर प्लान कहते हैं। और ये चीज भी याद रखना कि जो पहला 5 ईयर प्लान था ना, उसकी शुरुआत 1951 से हुई थी। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो आने वाले चैप्टर्स में देके रखी हो सकती है और एग्जाम में पूछी भी जा सकती है। तो 5 वर्षीय योजना में अब सरकार ने टारगेट रखा कि गरीबी को हटाया जाए, यानी कि पॉवर्टी इरेडिकेट की जाए। तो उसके लिए स्पेशली 5th 5 ईयर प्लान, दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज। ये याद रखना, 1 मार्क में आ सकता है कि 5th 5 ईयर प्लान में पॉवर्टी इरेडिकेशन और एलिवेशन स्पेशल प्रोग्राम्स और स्कीम्स को स्टार्ट किया गया। ठीक है, कौन से 5 ईयर प्लान? जो 5वीं 5 वर्षीय योजना है उसमें गरीबी हटाने के और उसके अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया गया, जिससे गरीबी कम हो। बट हुआ क्या? पॉवर्टी कुड नॉट रिड्यूस टू द टारगेटेड लेवल। गरीबी को कम करने की कोशिश तो की गई, बट उतना टारगेटेड जितना सोचा था उतनी गरीबी कम नहीं हुई। क्लियर हुआ? तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझा, इसमें जो मेन जो याद रखने जैसी चीज थी वो सारी मैंने आपको समझा दी। अब मैं आप लोग को बताने वाला हूं मीनिंग ऑफ
पॉवर्टी। आपकी टेक्स्ट बुक में जो मीनिंग देके रखा है वही है। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन 1 मार्क का आ सकता है, मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, तो देखो पॉवर्टी का तो सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन में अपने लाइन देखी थी ना, ये बेस्ट है मेरे हिसाब से। आप अगर ये लिख लेते हो ना तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। ये अच्छी लगी मेरे को, डेफिनेशन या मीनिंग अपने कह सकते हैं। यहाँ पे भी देखे रखा है क्या होता है, तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पे ज्यादातर मतलब पॉपुलेशन का प्रपोर्शन वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं कर सकते, उन लोगों को पुअर कहा जाता है और उनकी सिचुएशन को पॉवर्टी कहा जाता है। और एंड इफ अ लार्ज पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो द मिनिमम रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और ज्यादातर पॉपुलेशन अपनी मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से अगर कम जीते हैं या कम कमाते हैं तो वहां पे पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है। और उसको हम लोग पॉवर्टी लाइन भी तो कहते हैं कि अगर मान लो कोई पर्सन है वो अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता, उससे भी कम अगर उसकी इनकम है, एक्सपेंस है या जो भी, तो उसको हम लोग पॉवर्टी लाइन में कंसीडर करते हैं। और बहुत सारे नेशन वर्ल्ड के अंदर वो ट्राई करते हैं कि पॉवर्टी को हटाए अपने अलग अलग तरीकों से। और पॉवर्टी जो है वो एक रिलेटिव कंसेप्ट है और इसका मीनिंग जो है वो टाइम टू टाइम, प्लेस, सोसाइटी के हिसाब से बदलता रहता है। मतलब पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसा चीज है जो टाइम टू टाइम इसका मीनिंग बदलता रहता है। और आपकी टेक्स्ट बुक में पॉवर्टी दो तरह से, दो पार्ट्स में डिवाइड है, यानी कि पॉवर्टी का मीनिंग दो पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला है ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, जिसको इनकम पॉवर्टी भी कहते हैं, और दूसरा है मॉडर्न मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, जिसको नॉन इनकम पॉवर्टी कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों ही चीज क्या है ना वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, ट्रेडिशनल मीनिंग और मॉडर्न मीनिंग, ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू इनकम डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, कौन सी डेफिनेशन, इनकम। इनकम यानी कि कौन सी, ट्रेडिशनल मीनिंग। तो ट्रेडिशनल मीनिंग यानी क्या होता है, अ सर्टेन नॉर्मेटिव मिनिमम लेवल ऑफ पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू ascertain मिनिमम बेसिक नीड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड पॉवर्टी लाइन। अच्छा देखो, पहले के टाइम पे जो ट्रेडिशनल मीनिंग था ना पॉवर्टी में, उसमें वो लोग इनकम को या एक्सपेंस को कंसिडर करते थे, यानी कि इनकम हो या खर्चा हो, पॉवर्टी लाइन को कंसिडर किया जाता था पैसों को देख के, इसलिए इसको इनकम डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। ठीक है, कैसे, देखो ध्यान से सुनना। एक ऐसा मिनिमम लेवल पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर का, पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब कोई भी पर्सन कितना खर्चा करता है, ठीक है, एक्सपेंस कितना करता है, उसका एक मिनिमम लेवल। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, उसका मिनिमम पूरे महीने का 1,000 रुपए खर्चा होना चाहिए। अगर उससे कम होता है तो वो किस में आ गया, पॉवर्टी लाइन में आ गया। अगर वो उतना भी पूरा नहीं कर पाता अपनी बेसिक नीड्स और सर्विस के पीछे, तो वो किस में कंसीडर किया जाता है, पॉवर्टी लाइन में कंसीडर किया जाता है। And all people who has less than required income or spent less than required minimum expenditure are said to be poor। और मैंने नहीं बताया, जैसे 1,000 रुपए इनकम है, अगर उससे कम अगर कोई एक्सपेंस कर रहा है, खर्चा कर रहा है उससे कम, तो वो उसको क्या कंसीडर किया जाएगा, पुअर कंसीडर किया जाएगा और उसकी सिचुएशन को पॉवर्टी लाइन के अंदर कंसीडर किया जाएगा। और इंडिया के अंदर पॉवर्टी लाइन को ना हमेशा मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रेफरेंस से देखा जाता है। ठीक है, रिक्वायर्ड टू गेट मिनिमम कैलोरीज। कैलोरीज मतलब कि हम लोग खाना खर्चा करते हैं खाने पीने पे, तो कितनी कैलोरीज मिलती है। ठीक है, तो ये पूरी जो डेफिनेशन ये ट्रेडिशनल मीनिंग वाली है, जिसको हम लोग इनकम डेफिनेशन या तो ट्रेडिशनल मीनिंग कहेंगे। दो डेफिनेशन में ना, इसके नीचे वाला जितना भी है वो मॉडर्न मीनिंग है, इसके ऊपर वाला है वो पूरा ट्रेडिशनल मीनिंग है। तो ट्रेडिशनल मीनिंग में इन शॉर्ट क्या दिया है, एक मिनिमम एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो मैं खर्चा कर रहा हूं चीजों को कंज्यूम करने के पीछे, गुड्स और सर्विस को खरीदने और खाने पीने के पीछे। ठीक है, वो सारी चीजें अगर उससे कम खर्चा कर रहा हूं तो हम लोग उसको पॉवर्टी लाइन में कंसीडर करते हैं। और यहां पे हमने किसको कंसीडर किया, पॉवर्टी को मेजर करने के लिए, खर्चे को, पैसे को, यानी इनकम को। इनकम होगी तभी तो खर्चा कर पाएगा, दैट्स व्हाई इसको हम लोग ट्रेडिशनल मीनिंग भी कहते हैं और इनकम पॉवर्टी भी कहते हैं। क्लियर हुआ। दूसरा है मॉडर्न मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, जिसको नॉन इनकम पॉवर्टी कहा जाता है। अब देखो, समय बदला, समय बदलने पे मीनिंग भी बदला पॉवर्टी का। अब पॉवर्टी में सिर्फ मिनिमम एक्सपेंडिचर नहीं और इनकम नहीं आता, और भी काफी सारी चीजें इंक्लूड हो गई। अब क्या हो गया, मॉडर्न मीनिंग में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखी जाती है, जहां पे फूड, अदर नेसेसिटीज में आ गया क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, क्लीनलीनेस, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी चीजें इंक्लूड हो गई पॉवर्टी की डेफिनेशन में। दैट्स व्हाई इसको नॉन इनकम पॉवर्टी कहते हैं। क्यों नॉन इनकम, क्योंकि इनकम तो है बट उसके अलावा और भी काफी सारी चीजें इंक्लूड हो गई पॉवर्टी को कंसीडर करने के लिए, और इसी को हम लोग मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के हिसाब से जो इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ सोल मेजरिंग रॉड नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब
पॉवर्टी को कंसीडर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग इनकम को देखते हैं वो नहीं होना चाहिए, और भी काफी सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, जैसे नॉलेज, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, किसी की इंडिविजुअल फ्रीडम, अवेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, लाइफ विथ चॉइस, ये सारी की सारी चीजें कंसीडर की जानी चाहिए। तो मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से पॉवर्टी क्या होता है, ये एक ऐसी सिचुएशन जहां पे लोग अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते, ठीक है, जिसमें नॉलेज से लेके लाइफ विथ चॉइस ले लो या तो फिर इंडिविजुअल फ्रीडम ले लो, हर एक चीज कंसीडर की जाती है, ठीक है। तो दो तरह के मीनिंग थे, एक हमने कौन सा देखा, ट्रेडिशनल मीनिंग जिसको इनकम पॉवर्टी कहते हैं, जहां हम लोग सिर्फ और सिर्फ मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर देखते थे, देखो यहाँ पे लिख लेता हूं, ठीक है, मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि हम लोग कितना खर्चा करते हैं खाने पीने, गुड्स और सर्विस के पीछे, ठीक है, वो सारी चीजें इसमें देखी जाती थी। अब जो मॉडर्न मीनिंग आया जिसको नॉन इनकम कहते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें आ गई, जिसमें फूड हो गया, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, ठीक है, और जितनी बहुत लाइफ विथ चॉइस, नॉलेज, एजुकेशन, हर एक चीज इसमें कंसीडर की जाने लगी, इसलिए इसको नॉन इनकम भी कहते हैं और मॉडर्न मीनिंग ऑफ पॉवर्टी भी कहते हैं। क्लियर? तो ये हमने मीनिंग कंप्लीट किया। अब देखते हैं नेचर ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी का नेचर क्या है? तो देखो, पॉवर्टी का जो कंसेप्ट है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक है रिलेटिव पॉवर्टी। देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है फोटो के थ्रू। यहाँ पे आपको जो फोटो दिख रहा है ना, वो हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी का है, ठीक है, जो इंडिया जैसी कंट्री, अफ्रीका जैसी कंट्री है जहाँ पे एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है। और ये रिलेटिव पॉवर्टी है, ये ना डेवलप कंट्री में देखने को मिलती है। अब मैं जब इसका कंसेप्ट समझाऊंगा ना तो आपका दिमाग खुल जाएगा, यानी कि आपको पूरी चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी क्या होता है, ठीक है। ये एब्सोल्यूट का एग्जाम्पल है, ये रिलेटिव पॉवर्टी का एग्जाम्पल है। यहाँ पे वो गरीब है बट इतना भी नहीं है, मतलब समझ लो डेवलप कंट्री का वो गरीब है, रिलेटिव पॉवर्टी में आता है, ठीक है। चलो अब मैं आपको डिटेल में कंसेप्ट समझाता हूं। सबसे पहले देख लेते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी कि एक मिनिमम एक्सपेंडिचर और इनकम जो जरूरी होती है किसी की भी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, गुड्स और सर्विस की नीड्स को पूरा करने के लिए, उसी को ही क्या बोलते हैं, पॉवर्टी लाइन कहते हैं। और पॉपुलेशन अगर उसकी इनकम और एक्सपेंस पॉवर्टी लाइन के नीचे है, उससे कम है, तो उसको एब्सोल्युटली पुअर कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अभी मैंने दिया था, कोई पर्सन है जिसका मिनिमम इनकम 3,000 होनी चाहिए, अगर उससे कम है इनकम पूरे महीने की, तो वो किस में आएगा, वो पॉवर्टी लाइन में आएगा। और ऐसी पॉपुलेशन जो पॉवर्टी लाइन के बिलो है, उन सभी को एब्सोल्यूट पुअर कहते हैं। और एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हम लोग कंप्लीट पॉवर्टी भी कहते हैं। तो याद रखना, एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज आल्सो नोन एज कंप्लीट पॉवर्टी। बोलो, क्लियर हो गया? अब देखो पॉवर्टी लाइन देके रखिए कि अपने इंडिया के अंदर ना अलग अलग पॉवर्टी लाइन डिसाइडेड है, कैलोरीज के बेसिस पे, मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे, अलग अलग तरीके से पॉवर्टी लाइन बनाई गई है। और जो भी पॉपुलेशन उससे कम कमाती है, कम खर्चा करती है, कम कैलोरीज बॉडी में जा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको पॉवर्टी लाइन में कंसीडर करते हैं। चलो समझते क्या देके रखा है। तो देखो, जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है उसको समझने के लिए आपको मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर जरूरी है, ठीक है। मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा किस चीज के पीछे आपका खर्चा होना चाहिए, सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क, बटर, मतलब खाने पीने के पीछे, फूड के पीछे, क्लोथिंग, बहुत सारी चीजें आती है मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर में, बट खास करके पल्सेस, मिल्क, बटर, खाने पीने की चीजें भी कंसीडर होती है, ठीक है। अब देखो ये फुल याद रखना, इसको ना शॉर्ट में ICMR कहते हैं। इसका मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR कहते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, MCQs और 1 मार्क के लिए फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखना, 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने डिसाइड किया है कि रूरल एरिया के अंदर पर पर्सन को पर डे 2400 कैलोरी मिलनी चाहिए, यानी गांव के अंदर कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए, 2400 कैलोरी। और शहर की बात करें, अर्बन एरियाज के अंदर पर पर्सन पर डे को 2100 कैलोरी मिलनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये बोर्ड की एग्जाम में, एज वेल एज आप जब गाला पेपर्स, मार्वल पेपर सॉल्व करोगे ना, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखना, गांव के अंदर लोगों को पर पर्सन पर डे कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए, 2400 कैलोरीज। और अगर शहर की बात करें अर्बन एरिया में, तो 2100 कैलोरी मिलनी चाहिए, 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। अगर किसी को उससे कम कैलोरी मिलती है तो वो किस में कंसीडर होगा, पॉवर्टी लाइन में कंसीडर किया जाएगा। क्लियर हो गया? गरीबी रेखा में वो आएगा। डन।
चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट विथ वर्किंग मेथड ऑफ दांडेकर एंड रथ। एक कमिटी थी दांडेकर और रथ की रूरल एरिया में, उन्होंने भी कुछ बताया था कि रूरल एरिया में 1960-61 के अंदर 15 रुपीज पर कैपिटा पर मंथ होनी चाहिए। ठीक है, 15 रुपीज पर कैपिटा पर मंथ इनकम होनी चाहिए। अगर उससे कम है तो वो किस में आएंगे, गरीबी रेखा में आएंगे। और अगर अर्बन एरिया में 22.5 पर कैपिटा पर मंथ से कम है तो वो किस में आएंगे, पॉवर्टी लाइन में आएंगे। तो यहाँ पे क्या कंसीडर किया जाए, इनकम को कंसीडर किया जा रहा है। और ये देखो 15 रुपए 22 रुपए कब की बात है, 1960 की बात है। ठीक है, आपने सुना होगा अपने दादा दादी और उन सबसे कि हमारे टाइम पे ना 100 रुपए में घर चल जाता था। उसी टाइम की बात है कि अगर कोई 15 रुपए से कम कमाता है गाँव में तो वो गरीबी रेखा में आएगा, और अगर कोई 22 रुपए से कम कमाता है वो शहर में तो वो गरीबी रेखा में कंसिडर किया जाता था, पॉवर्टी लाइन में आता था। क्लियर। नेक्स्ट है प्लानिंग कमीशन ने एक एक्सपर्ट कमेटी को अपॉइंट किया था, और किसकी चेयरमैनशिप के अंडर, तो प्रोफेसर डीटी लकड़ावाला की चेयरमैनशिप के अंडर। और उन्होंने 1993 में भी डेटा दिया था कि रूरल एरिया में 49 पर कैपिटा पर मंथ होना चाहिए। ठीक है, कितना रुपीस, 49, और शहर में 57 पर कैपिटा पर मंथ कंजप्शन एक्सपेंडिचर होना चाहिए, यानी कि खर्चा। ठीक है, सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क, इन सब के पीछे जो हम लोग खर्चा करते हैं, कंजप्शन करते हैं गुड्स और सर्विस का, उसकी बात की जा रही है कि मिनिमम इतना खर्चा तो किसी का भी होना चाहिए। अगर इससे कम है तो वो किस में आता है, गरीबी रेखा में आता है। क्लियर। और ये खर्चा ऐसा था कि मिनिमम इतना तो चाहिए ही चाहिए कोई भी पर्सन को जिंदा रहने के लिए। ठीक है, जिंदा रहने के लिए मतलब कि अपनी मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट बात करें तो इन द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग पॉवर्टी लाइन, अब देखो पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट करने के लिए कौन सी मेथड का यूज किया जा रहा था, कौन सी मेथड, तो कैलोरी कंजप्शन, कैलोरीज को कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, देखा ना अभी आगे 2400 कैलोरीज, 2100 कैलोरीज, तो कैलोरीज को कंसीडर कर रहे हैं। बट पॉवर्टी तो इकोनॉमिक की सिचुएशन है, मतलब पैसों की सिचुएशन है, और हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं, कैलोरीज को कंसीडर कर रहे हैं। तो हंगर जो है वो फिजिकल सिचुएशन है, इस वजह से पॉवर्टी लाइन को स्टारवेशन लाइन कहा जाता है। कौन सी लाइन कहते हैं, स्टारवेशन लाइन, यानी कि ये बताता है भूखमरी कि कितना लोग कैलोरीज खा रहे हैं, कितना कैलोरीज उनको मिल रहा है। ठीक है, वो कंसीडर करता है। दैट्स व्हाई पॉवर्टी लाइन बिकम स्टारवेशन लाइन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक कमिटी को अपॉइंट किया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर। उन्होंने गवर्नमेंट को 2009 में कुछ रिपोर्ट दिए थे, और इस कमिटी ने एक नई मेथड डिसाइड की थी पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए, जहां पे क्या कंसीडर करते थे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जहां पे मिनिमम कैलोरीज भी देखी जाती थी, प्लस एजुकेशन और हेल्थ के पीछे भी कितना खर्चा किया जा रहा है ना, वो भी कंसीडर किया जाता। तो तीन चीज आ गई, कैलोरीज कंसीडर कर रहे हैं, एजुकेशन के पीछे खर्चा, और हेल्थ के पीछे कितना खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो ये नई मेथड के अकॉर्डिंग 2011-12 का एक डेटा आया, ये वाला डेटा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट IMP क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, जो 1 मार्क में आ सकता है। देखो मैंने जो जो मोस्ट IMP बताया ना, वो तो आपको अच्छे से रट्टा मार लेना, याद रखना है। ठीक है, जैसे ICMR का बताया था 2400 कैलोरीज गांव के लिए, 2100 कैलोरी शहर के लिए, वैसे ये याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर की कमेटी ने ये डिसाइड किया था 2011-12 में पर कैपिटा पर मंथ कंजप्शन एक्सपेंडिचर गांव के अंदर 816 रुपए होना चाहिए, और शहर के अंदर 1000 रुपए। अगर मान लो कोई इससे कम खर्चा कर रहा है इन तीन चीजों के पीछे, एक कैलोरीज को कंज्यूम करने के पीछे, एजुकेशन और हेल्थ के पीछे, अगर इन तीन चीज को मिला के अगर इससे कम खर्चा हो रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन में कंसीडर किया जाएगा। बोलो क्लियर हो गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना 816 रुपए गांव के लिए, 1000 रुपए शहर के लिए। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो इंटरनेशनल पॉवर्टी वाला। यहां पे भी मैं कहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, जो एग्जाम में 1 मार्क का आ सकता है। पता है आज से 2 साल पहले जो बोर्ड की एग्जाम हुई थी ना, उसमें ज्यादातर बच्चों के 99 मार्क्स आए थे, 1 मार्क कट गया था। पता है क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक मार्क कट गया था 99 पे। मतलब बोलते हैं ना कि सारे टॉपर्स 99 पे अटक गए थे, 100 में से 100 नहीं ला पाए थे। ऑलमोस्ट शायद पूरे गुजरात में से एक आध बच्चा होगा, बाकी सब अटक गए थे। इवन मेरे को दिक्कत आ गई कि ये क्वेश्चन पूछा कहां से। ठीक है, पता है क्वेश्चन क्या था, बोर्ड एग्जाम में 2 साल पहले जो क्वेश्चन पूछा था वो था कि पॉवर्टी लाइन इंटरनेशनल लेवल पे किस बेसिस पे मेजर की जाती है। ये क्वेश्चन था कि पॉवर्टी लाइन को इंटरनेशनल लेवल पे किस बेसिस पे मेजर की जाती है, और वो
इस वाले टॉपिक से पूछा गया था, ठीक है। ये जो आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी में पॉवर्टी लाइन है ना, उधर से कि इंटरनेशनल लेवल पे, इवन खुद मैंने बुक खोली और मेरे को पता है इंटरनेशनल पॉवर्टी कौन सी जगह पे देके रखा है, तो फटाफट खोली और मैंने देखा, क्योंकि अभी तक मैं उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं कंसिडर करता था। बट एक मार्क में पूछा, एमसीक्यूज पूछा होता तो चलो तुक्का मार के कोई बच्चा सही कर लेता, पर एक मार्क में पूछ लिया तो बहुत ज्यादातर बच्चों के 99 आके अटक गए, 100 में से 100 इस क्वेश्चन की वजह से नहीं आ पाए। तो इंटरनेशनल लेवल पे पॉवर्टी लाइन को पीपीपी के बेसिस पे कंसीडर किया जाता है, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे, ठीक है, जिसको पीपीपी भी कहते हैं हम लोग है। अब परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि कोई भी पर्सन की खरीदने की क्षमता, कि वो कितना परचेजिंग पावर है उसका और वो कितना खर्च करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डेटा भी देके रखा है, वो डेटा भी आपको याद हो जाना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो याद रखना, देखो यहाँ पे लिख लेता हूं कि 1990 में ये डेटा था $1 कि कोई भी पर्सन जो है वो पूरे दिन के अंदर, एक दिन के अंदर $1 उसकी परचेसिंग पावर पैरिटी होनी चाहिए, खरीदने की क्षमता, या खरीदता हो कोई भी चीज को, खर्च करता हो, $1 होना चाहिए। फिर 2005 में ये डेटा हो गया $1.25 और 2015 में याद रखना ये हो गया $1.90। तो इस तरह से टोटल 3 आपको डेटा याद रखना, 1990 में $1, 2005 में 1.25 और 2015 में $1.9। तो इस तरह से परचेसिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे पॉवर्टी लाइन को डिसाइड किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। बोलो क्लियर हो गया? और यही था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद हो जाना चाहिए। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे मेजरमेंट दिया है एब्सोल्यूट पॉवर्टी का, ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही फोटो लगाया हुआ है कि जो 68 राउंड है एनएसएसओ का, उसका डेटा दिया है कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने 2011-12 में कुछ डेटा बताया था, और जहां पे तेंदुलकर कमेटी का ये एस्टीमेट था, ठीक है। अभी अपने देखा ना सुरेश तेंदुलकर। अच्छा, आपको याद कौन सा रखना है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला डेटा याद रखना है। देखो इंडिया में पॉवर्टी कितनी थी 2011-12 में, टोटल 21.9, यानी कि 100 में से 21.9 लोग गरीब थे, जिसमें से रूरल पॉवर्टी कितनी थी गांव के अंदर 25.7, और अर्बन पॉवर्टी यानी कि शहर में कितने गरीब लोग थे 13.7%। बट आप लोग ना ये डेटा अगर हो सके तो टोटल तो याद रखना ही रखना है, अगर हो सके तो ये दो भी याद रख लेना, क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है। देखो मैं ज्यादा नहीं बोलता, बहुत ज्यादा याद नहीं करना है, मैं मेन चीजें आपको बोलता हूं जो याद करने जैसी है, ठीक है। और आज के लेक्चर में भी मैं वही सारी चीजें बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार पूछी गई है। क्लियर? चलो तो आगे बढ़ते हैं अपने। और हाँ, एक और चीज, ये वाला जो क्वेश्चन है ना एब्सोल्यूट पॉवर्टी वाला, ये आप लोग के एग्जाम में कितने मार्क का आ सकता है, ये पूरा नेचर वाला तो नहीं पूछते, बट एब्सोल्यूट पॉवर्टी पूछ सकते हैं 3 मार्क के अंदर, जहां पे आपको पॉवर्टी उसके बारे में बताना है और पॉवर्टी लाइन जो है वो सारी बतानी है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक टेबल देके रखा है जहां पे स्टेट वाइज मैग्नीट्यूड दिया है पॉवर्टी का 2011-12 के हिसाब से। सोर्स है इकोनॉमिक सर्वे 2015-16, ठीक है। ये पूरा टेबल जो है उसमें से थोड़ा बहुत आपको याद होना चाहिए, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो 1 मार्क में आती है वो ये वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको नीचे देके रखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो एनुअल रिपोर्ट 2013 के हिसाब से अलग अलग स्टेट के अंदर से गोवा, याद रखना गोवा की सबसे लोएस्ट पॉवर्टी है, गोवा सबसे कम गरीब में कौन सा स्टेट आता है, गोवा आता है। कितना है 5.09%। और सबसे ज्यादा गरीब कौन है, मोस्ट या तो हम कहेंगे हाईएस्ट मेजरमेंट किसका है पॉवर्टी का, तो याद रखना छत्तीसगढ़ हाईएस्ट है, जिसमें 39.93% पॉवर्टी है, यानी कि 100 में से करीब 40 लोग गरीब होते हैं, 60 लोग के पास ही पैसा है जो पॉवर्टी लाइन के बाहर है, बाकी 40 लोग जैसे जो गरीब है। मतलब सबसे ज्यादा गरीबी छत्तीसगढ़ और कम से कम गरीबी का है गोवा के अंदर, ठीक है। लोएस्ट पॉवर्टी गोवा में है। चलो अब आपको ये डेटा भी याद रखना है। देखो 10% से नीचे कौन से आता है, गोवा, केरला, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, आंध्र प्रदेश। 10 से 20% पॉवर्टी में कौन आता है, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय। तो याद रखना गुजरात 10 से 20% में आता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि जीएसटी भी है गुजरात का पूछ सकते हैं। 20 से 30% में कौन आता है, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, कर्नाटका, यूपी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट 30 से 40% में कौन सा स्टेट आता है, मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो ये सारे कुछ डेटा थे जो आपको याद रखने हैं,
ठीक है, मतलब पूरा याद मत रखना, एक ओवरव्यू पता होनी चाहिए कि गुजरात 10 से 20 में आता है, 10% से कम में कौन आता है, सबसे ज्यादा 30 से 40 में कौन है, तो इतना इतना एक ओवरव्यू याद रख लेना जिससे आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, एग्जाम में एमसीक्यूज निकल के आए तो आप लिख सको, टिक कर सको, आपका अंदाजा सही निकले। क्लियर? तो ये हमने एब्सोल्यूट पॉवर्टी फिनिश किया। अब मैं आप लोग को रिलेटिव पॉवर्टी समझाने वाला हूं। ठीक है, तो अब होगी आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं 3 अलग अलग तरह की बैचेस। थोड़ा सा डिटेल में बता दूं तो सबसे पहले सुप्रीम बैच है, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, अकाउंट्स, टैक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम, जिसकी फीस बहुत ही रीजनेबल है 3499, जहां पे मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे और हेमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे, जहां पे रेगुलर लाइव क्लास होते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, स्टडी मटेरियल दिया जाता है, टेस्ट लेते हैं, और इस बैच में ना बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो आप जल्द से जल्द इस बैच में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने ज्वाइन कर लिया है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में लिटरेचर, ग्रामर प्लस राइटिंग स्किल प्रॉपर तरीके से सिखाया जाएगा श्रद्धा मैम के द्वारा, जिसकी फीस 1499 है, जहां पे चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन भी है, रिकॉर्डेड वीडियोस भी है। यहां पे लाइव लेक्चर नहीं होंगे, सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। और हमारे ऐप में आपको सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ना है तो भी आप पढ़ सकते हो, जिसकी फीस 1999 है। ठीक है, जहां पे सारी वही चीजें होगी जो सुप्रीम बैच में, बस खाली 2 ही सब्जेक्ट होंगे, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। अब थोड़ा सा डिटेल में बता दूं आपको कि अगर आप लोग इसके बारे में और ज्यादा पता लगाना चाहते हो तो हमारी ऐप को डाउनलोड करो, प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम से आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आप हमारे इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, 1720201221, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। अगर आप इस पे हाई लिखोगे और अपनी बैच के बारे में बता दोगे कि आई वांट टू परचेज द बैच, तो हम लोग आपको सारी डिटेल्स भेज देंगे, बट आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना रहेगा। और सच बता रहा हूं, इस बैच से आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, आपका रिजल्ट नेक्स्ट लेवल आएगा। ठीक है, और इस बैच में बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया है, तो आप भी किसका वेट कर रहे हो? आज के आज हमारी ऐप को डाउनलोड करो और इस बैच में ज्वाइन हो जाओ। चलो देखते हैं रिलेटिव पॉवर्टी क्या है। तो देखो इतना कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, इन सबको समझाने से पहले मैं एक एग्जाम्पल समझा देता हूं। पहले एग्जाम्पल समझाऊंगा, फिर आपको वो पूरा लिखा हुआ है ना वो समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है जिसका नाम है ए। ठीक है, मान लो इसकी इनकम है 30,000 रुपए। क्लियर? अब कोई बी पर्सन है, ठीक है, उसकी इनकम है मान लो 1 लाख रुपए। तो अगर मैं बी की इनकम को कंसीडर करूं तो ए क्या हुआ? ए हुआ रिलेटिवली पुअर। ठीक है, बी के कंपैरिजन में। एक और पर्सन है सी करके, उसकी इनकम है मान लो 5 लाख रुपए। ठीक है, कितनी है? 5 लाख। और 5 अगर सी को मैं कंसीडर करूं, ठीक है, तो बी भी गरीब हुआ, रिलेटिवली पुअर हुआ, ए भी रिलेटिवली पुअर हुआ। अब मान लो एक और पर्सन है जो है पर्सन डी। ठीक है, उसकी इनकम है 10 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल। तो 10 लाख रुपए, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो सी भी गरीब हुआ, बी भी हुआ और ए भी हुआ। ठीक है, अब हुआ मान लो कोई पर्सन है ई। ई जो है उसकी इनकम है 20 लाख, 20 लाख है। तो इसको अगर कंसीडर करूं तो ये भी रिलेटिव पुअर है, ये भी रिलेटिव पुअर है, ये भी रिलेटिव और ये भी रिलेटिव पुअर। तो यहां पे मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ क्लास के लोगों को कंसीडर कर रहा हूं एज अ स्टैंडर्ड पॉवर्टी लाइन, और अगर उसके नीचे जितने भी आता है वो रिलेटिवली पुअर हुए। ठीक है, अब मैं आपके बुक का एग्जांपल देता हूं, ये मेरा एग्जांपल था, अब आपके बुक का एग्जांपल अपने देख लेते हैं। देखो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 है जिसकी इनकम कितनी है 0 से 30,000। ठीक है, और ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 की इनकम कितनी है 30,000 से 1 लाख। अगर मैं ग्रुप 2 को कंसीडर करूं तो ए क्या हुआ? रिलेटिवली पुअर हुआ। अब ग्रुप 3 की इनकम कितनी है 1 लाख से 3 लाख। अगर मैं इसको कंसीडर करूं, ठीक है, तो 2 भी रिलेटिव पुअर है, 1 भी रिलेटिव पुअर है। अगर मैं 4 को कंसीडर करूं तो भाई तीनों 3 ग्रुप क्या हुए? रिलेटिवली पुअर हुए। और अगर मैं 5th ग्रुप को कंसीडर करूं जिसकी 10 लाख से अबव इनकम है, ठीक है, तो उसको अगर कंसीडर करूं तो बाकी सारे क्या हुए? रिलेटिवली पुअर हुए, रिलेटिव पॉवर्टी में गिने जाते हैं बाकी सारे के सारे। तो यहाँ पे रिलेटिव पॉवर्टी का कंसेप्ट हमने देखा कि अगर एक ग्रुप की इनकम को कंसीडर किया जाए तो उसके कंपैरिजन में उसके नीचे जितने भी आते हैं सारे ग्रुप, वो सारे रिलेटिव पुअर हुए, और इसीलिए इस कंसेप्ट को रिलेटिव पॉवर्टी कहा जाता है। समझ में आया ना? तो अपनी कंट्री में ये नहीं चलता कि डेवलप कंट्रीज में ज्यादातर देखने को मिलता है, क्यों? उसका जवाब भी देता हूं। अपनी कंट्री में एब्सोल्यूट पॉवर्टी वाला कंसेप्ट चलता है, और जो डेवलप कंट्रीज है, क्योंकि अपनी डेवलपिंग है, डेवलपिंग में एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और डेवलप कंट्रीज में कौन सा चलता है? रिलेटिवली पॉवर्टी चलता है। क्लियर? अब देखो
एब्सोल्यूट पॉवर्टी का जो कंसेप्ट है ना, वो वहां पे मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर देखा जाता है, ठीक है। मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर अभी अपने ने देखा कि जिससे मिनिमम बेसिक नीड्स को पूरा किया जा सके। बट जो रिलेटिव पॉवर्टी का कंसेप्ट है वो क्या बताता है? ये बताता है इनकम इनइक्वालिटी, जो कि अलग अलग ग्रुप्स के बीच में होती है एक सोसाइटी के अंदर। इनकम इनइक्वालिटी मतलब किसी की इनकम बहुत ज्यादा है, किसी की इनकम बहुत कम है, ठीक है। जो अपनी कुछ भी का बहुत कम, कोई भी खर्चा नहीं कर सकता, बहुत कम इनकम है, और एक जिसकी इनकम बहुत ज्यादा है। ये इनइक्वालिटी बताता है सोसाइटी के अंदर। और कॉमनली हर कंट्री के अंदर इनकम डिस्पैरिटी होती है, ठीक है। हर कंट्री के अंदर लोगों की इनकम अलग अलग ही होती है, सेम नहीं होती है। पर इस केस में, इन दैट केस, लोअर इनकम क्लास इज कंसिडर रिलेटिवली पुअर एंड हायर इनकम देन द हायर इनकम क्लास। तो हायर इनकम क्लास के कंपेयर में जिसकी लोअर इनकम है वो रिलेटिवली पुअर होगा, मतलब रिलेटिव गरीब माना जाएगा। और रिलेटिव पॉवर्टी का कंसेप्ट समझने के लिए सोसाइटी को अलग अलग इनकम ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को स्टडी किया जाता है। और रिलेटिव पॉवर्टी एग्जिस्ट वहां करती है जहां पे इनकम इनइक्वालिटी हो अलग अलग क्लास के बीच में। अच्छा, अब इंडिया के अंदर ये एग्जाम्पल, मतलब ये क्यों नहीं चलता? बिकॉज इंडिया के अंदर ना लोगों की इनकम बहुत ज्यादा अलग है, मतलब बहुत ज्यादा इनकम डिस्पैरिटी है, यानी इनकम इनइक्वालिटी है। डेवलप कंट्रीज की बात करूं तो डेवलप कंट्रीज में इतनी ज्यादा अलग नहीं होती इनकम, ज्यादातर लोगों की सेम होती है। हाँ, कुछ होता है जिनकी बहुत ज्यादा अप होती है, बट ज्यादातर लोगों की इनकम सेम होती है। बट अपनी कंट्री में कैसा है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम ही नहीं है, या तो बहुत कम इनकम है, या तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी बहुत ज्यादा इनकम है, ठीक है। डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए ये कंसेप्ट अपने इंडिया के लिए नहीं है, इसलिए वैलिड नहीं माना जाता। क्लियर हुआ? और यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया है जहां पे 5 इनकम ग्रुप्स देके रखे हैं। चलो आगे बढ़ते अपने रिलेटिव पॉवर्टी में। जैसे अपने ने देखा कि यहाँ पे जो ग्रुप 2 है उसकी इनकम ज्यादा है ग्रुप 1 से, तो वो रिलेटिवली पुअर हुआ। क्लियर? सेम वैसे ही बात किया है कि ग्रुप 3, 4, 5 को कंसीडर करो तो उसके कंपेयर में बाकी के नीचे के ग्रुप क्या हुए? रिलेटिवली पुअर हुए, ठीक है। तो रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ क्लास की इनकम को एज अ स्टैंडर्ड कंसीडर करता है और उसके नीचे जितने भी लोग आ जाते हैं, कोई भी ग्रुप आ जाता है, वो रिलेटिवली पुअर माना जाता है। क्लियर? अब देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम के व्यू पॉइंट से, 1 मार्क में आ सकता है, ठीक है। बताओ रिलेटिवली पॉवर्टी कैसे मेजर की जाती है? ज्यादातर बच्चे इस लाइन को इग्नोर कर देते हैं, बट ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। रिलेटिवली पॉवर्टी को कैसे मेजर किया जा सकता है? तो रिलेटिव पॉवर्टी कहो या इनकम इनइक्वालिटी कहो, एक ही बात है। इसको 2 तरीकों से मेजर किया जा सकता है। नंबर 1 इज लॉरेंस कर्व और नंबर 2 इज गिनी कोएफिशिएंट। याद रखना, लॉरेंस कर्व और गिनी कोएफिशिएंट। अब ना एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आया था बोर्ड में, व्हाट इज लॉरेंस कर्व? दिमाग हिल गया ना, बुक में दिया ही नहीं है। लॉरेंस कर्व कहां है, गिनी कोएफिशिएंट कहां है? तो अगर आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 64 निकालोगे तो उसमें ग्लॉसरी में देके रखा है लॉरेंस कर्व और गिनी कोएफिशिएंट, ठीक है। लॉरेंस कर्व क्या होता है वो देखो। तो लॉरेंस कर्व मतलब इकोनॉमिक्स में लॉरेंस कर्व क्या है? तो वो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, वेट अ मिनट, यस, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जहां पे इनकम और प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन बताया जाता है कि कंट्री में इनकम और प्रॉपर्टी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। और 1905 में मैक्स ओ लॉरेंस ने एक्सप्लेन किया था इनइक्वालिटी ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू लॉरेंस कर्व, ठीक है। याद रखना 1905 में किसने बताया था? मैक्स ओ लॉरेंस ने। क्या एक्सप्लेन किया था कि कितनी इनइक्वालिटी है प्रॉपर्टी की? लॉरेंस कर्व के थ्रू, इसलिए इसके नाम से ही डाल दिया लॉरेंस कर्व। उसका नाम मैक्स ओ लॉरेंस था, शायद सरनेम होगी लॉरेंस, ठीक है, उसके नाम से ही बना दिया लॉरेंस कर्व। अब गिनी कोएफिशिएंट क्या है? तो गिनी कोएफिशिएंट एक न्यूमेरिकल मेजरमेंट है जहां पे इनकम और प्रॉपर्टी बेस्ड होती है लॉरेंस कर्व पे। मतलब ये किसके ऊपर बेस्ड है? लॉरेंस कर्व पे, ठीक है। जहां पे गिनी कोएफिशिएंट 0 से 1 के बीच में होता है, ये भी याद रखना। गिनी कोएफिशिएंट 0 से 1 के बीच में होता है। जितना 0 के पास में होता है ना, उतना कंट्री में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम और प्रॉपर्टी का, मतलब ज्यादातर लोगों की इनकम सेम है। और जितना 1 के पास में होता है उतना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम और प्रॉपर्टी का, यानी कि लोगों की इनकम में बहुत फर्क है, बहुत भेदभाव है, डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। कोई बहुत ज्यादा कमा रहा है, कोई बहुत कम कमा रहा है, ठीक है। उसको ही हम लोग गिनी कोएफिशिएंट कहते हैं। और गिनी कोएफिशिएंट 0 से 1 के बीच में होता है। बोलो क्लियर हुआ? तो ये एक्स्ट्रा चीजें भी मैंने आपको बता दी जो कि एग्जाम में आ सकती है। अगर पेपर को हार्ड बनाना है ना तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर? तो लॉरेंस कर्व और गिनी कोएफिशिएंट फिनिश होता है। अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, और अब अपना टॉपिक आता है इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी,
जो कि आपकी एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, 5 मार्क का आ सकता है। बताओ इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। तो टोटल 11 इंडिकेटर्स है। देखो एग्जाम में हेड पॉइंट अच्छे से याद करके जाना, और अंदर बना के लिखोगे ना तो भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट हेड पॉइंट अच्छे से आने चाहिए। 11 के 11 हेड पॉइंट याद कर लो। 11 याद करोगे तो एटलीस्ट 8 तो लिख पाओगे। ठीक है, एग्जाम में अगर 5 मार्क का आता है तो देखो 2 पेज का मिनिमम आंसर होना चाहिए। मिनिमम बोल रहा हूं, ज्यादा लिखोगे तो चलेगा बट मिनिमम 2 पेज तो होना ही चाहिए। पहले सारे हेड पॉइंट्स लिख लेने के और उसके बाद एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने का। ठीक है, एक एक पॉइंट्स का। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसको समझाने से पहले मैं आप लोग को पहले बता दूं कि इंडिकेटर्स क्या होता है। कि देखो अलग अलग कंट्रीज में कैसे पॉवर्टी को मेजर किया जाता है, कैसे हम बताएंगे कि इस कंट्री में पॉवर्टी है या नहीं है। तो उसके अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग इंडिकेटर्स है, जिसमें से पहला इंडिकेटर समझते हैं। अब देखो पर कैपिटा कंजप्शन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर मतलब होता है कि कितनी अमाउंट एक फैमिली स्पेंड करती है गुड्स और सर्विस को खरीदने के पीछे, और ये कैलकुलेट किया जाता है मार्केट प्राइस। जो भी ड्यूरेबल गुड्स पे हम लोग खर्चा करते हैं ना, उसके मार्केट प्राइस पे कंसीडर होता है। जैसे कि कार के पीछे हो गया, वॉशिंग मशीन के पीछे, कंप्यूटर एंड सो ऑन। जो भी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, ड्यूरेबल मतलब ऐसे गुड्स जो टिकाऊ होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, ऐसे सारे ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। ठीक है, और कंट्री की अब देखो कैसे पता लगाया जाता है कि कंट्री में कितना पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है। तो वो पता लगता है कि कंट्री की टोटल स्पेंडिंग ये सारे गुड्स के पीछे, कि जो भी खर्चा किया है कंट्री में लोगों ने, जितना भी खर्चा किया है वो उसको डिवाइड किया जाएगा टोटल पॉपुलेशन के साथ। तो कोई भी कंट्री का हमको पता चल जाएगा ना कि कितना पर कैपिटा कंजप्शन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और जनरली बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज का पर कैपिटा कंजप्शन लोअर होता है दैट्स कंपेयर टू द डेवलप कंट्रीज। मतलब डेवलप कंट्रीज से कम होता है। दैट्स व्हाई हम ऐसा कहेंगे कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो थोड़ी पुअर है। देखो इंडिया की बात कर ले तो हम ऐसा नहीं कह रहे इंडिया पुअर है, बट इंडिया का डेटा देखो तो कम है। ठीक है, और इस बेसिस पे मेजर कर सकते हैं कि इंडिया में पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है। तो देखो यूएसए, यूके, जापान, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया का देखो कितना है, 725 है, यानी कि 725 मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। मतलब ये बहुत कम हुआ इन सब कंट्रीज के कंपेयर में। तो हम कहेंगे कंट्री में पॉवर्टी है। और एग्जाम में ये वाला डेटा याद रखना, ये सब भूल जाओ, ये सब कोई काम का नहीं है। बस इंडिया का आपको याद होना चाहिए। एमसीक्यूज में आ सकता है, 1 मार्क के अंदर आ सकता है कि बताओ इंडिया का पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है। तो $725 है 2014 के हिसाब से। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब क्या? इसका मतलब होता है कुपोषित, यानी कि लोगों को जब भी एक ऐसी सिचुएशन जहां किसी पर्सन को फूड के अंदर से कैलोरीज कम मिलती है, या प्रोटीन्स कम मिलते हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट्स कम मिलते हैं, विटामिन मिनरल्स कम मिलते हैं, और वो कुपोषित रह जाता है, उसको प्रॉपर मिनरल्स न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, और इसी सिचुएशन को माल न्यूट्रिशन कहते हैं। क्लियर? और इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा होने के बावजूद लोगों की इनकम कम है। देखो अपने इंडिया में अच्छा खासा प्रोडक्शन तो होता है, बट लोगों की इनकम कम है, और इसी वजह से लोग जो है वो अच्छा न्यूट्रिटिव फूड नहीं कंज्यूम कर पाते। और यही कहेंगे कि कंट्री के अंदर जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ज्यादा है, पॉवर्टी लेवल ज्यादा है। तो पॉवर्टी लेवल किस बेसिस पे मेजर कर रहे हैं? माल नरिश्ड पीपल, यानी कि कितने लोग माल न्यूट्रिशन में आते हैं, कितने लोग कुपोषित है, उस बेसिस पे गरीबी को मेजर किया जा रहा है। और ये भी एग्जाम में 1 मार्क का आ सकता है। और ये वाला एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से देखो ये सारा डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। जहां जहां मैं बता रहा हूं 1 मार्क में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो ना तो एक नोटबुक लेके बैठो साथ में, मैं जो जो मार्क करवाते जा रहा हूं हेड पॉइंट्स लिखते जाओ, और उस हेड पॉइंट के अंदर जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है ना वो सब लिखते जाओ। वीडियो के साथ साथ में अगर आप ये चीज करते जाओगे ना, तो जब मैं पूरा पढ़ा लूंगा, चैप्टर समझा दूंगा, उसके बाद आपका बहुत कुछ याद हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि लिखा है तो दिमाग में कहीं ना कहीं तो रहता है। तो वही कहेंगे 2014 और 16 के अंदर अपनी कंट्री में माल नरिश्ड लोग कितने थे? 15.2। सोचो 100 में से 15.2 ऐसे लोग हैं, परसेंट लोग हैं जहां पे जिनको प्रॉपर खाने से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। और यहाँ पे एक और डेटा याद रखना, अपनी कंट्री में FAO के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, टेक्स्ट बुक में दिया है, यहाँ पे मैंने वो लाइन नहीं लिखी है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इंडिया 2nd नंबर पे आता है फूड सिक्योरिटी में पूरे वर्ल्ड में। फिर भी इंडिया में माल नरिश्ड लोग ज्यादा है। सोचो ये तो कैसी बात हो गई कि खाना भी है और माल नरिश्ड लोग भी ज्यादा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये दो चीज तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी क्योंकि अपने ने 2nd चैप्टर में ये पढ़ लिया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? मतलब कि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो वो कितने साल तक जिएगा ऑन एन एवरेज। जैसे
इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितने ईयर है, 68 ईयर है। कि कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी पूरी लाइफ टाइम 68 ईयर्स तक एवरेज है। एवरेज मतलब कि 2014 में इतने साल तक लोग जिए थे, मतलब कोई ज्यादा जिया कोई कम जिया, तो एवरेज निकला 68 ईयर्स। तो अपनी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, 68 ईयर्स है। इस बेसिस पे पॉवर्टी को मेजर कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या शो करता है कि लोगों को खाने से कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है, साफ पानी पीने को मिल रहा है कि नहीं, साफ सफाई है या नहीं, हेल्थ सर्विस कैसी है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बेसिस पे हम लोग पॉवर्टी को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना अच्छी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी उतनी पॉवर्टी कम होगी, और जितना ज्यादा मतलब जितना कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी, जितना कम ईयर यानी जितना कम साल लोग जी रहे होंगे, उतना ज्यादा पॉवर्टी होगी। क्लियर। नेक्स्ट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सो क्या होता है इन्फेंट, इन्फेंट मतलब ऐसा बच्चा जो 1 साल से छोटा हो, उसको इन्फेंट कहा जाता है, ठीक है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कि कितने बच्चे मर जाते हैं 1000 बच्चों में से, वो ऐसे बच्चे मर जा रहे हैं जिनका भी 1 साल खत्म नहीं हुआ है, 1 साल से पहले कितने बच्चे की डेथ हो जाती है, और इन बच्चों को 1000 में से कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो इंडिया का रेट देखें तो 39 है, यानी 1000 में से 39 बच्चे मर जाते हैं। और यहाँ पे आपको सिर्फ इंडिया का याद रखना है, बाकी कोई कंट्री का याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया। तो यही है। और बताता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की कंट्री में हेल्थ सर्विस कैसी है, इसलिए बच्चे ज्यादा मर रहे हैं, मदर का एजुकेशन कितना है, क्या बच्चों में वैक्सीनेशन हो रहा है या नहीं, फूड में से बच्चों को न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कंसिडर की जाती है। और देखो कंट्री में जितना ज्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी होगा ना, उतने ज्यादा हम पॉवर्टी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि गरीबी होगी वहीं बच्चे ज्यादा मरते होंगे, और जितने कम बच्चे मरेंगे उतनी गरीबी कम है। बोलो क्लियर हो गया। तो इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी में आया। देन है मेडिकल फैसिलिटी। देखो हेल्थ सेक्टर में क्या क्या आता है, डॉक्टर्स आते हैं, नर्स, कंपाउंडर, ये सारे हेल्थ सेक्टर में आते हैं, और इनकी कमी होना मतलब हेल्थ सर्विसेज की कमी होना। और इंडिया के अंदर ना बाकी सब कंट्रीज के कंपेयर में मेडिकल सर्विस और डॉक्टर की कमी है। इवन डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो डेवलपिंग कंट्री में मेडिकल सर्विस की कमी होती है, और जहां पे लोगों को अलग अलग तरह के डिजीज से सफर करना पड़ता है, खास करके पुअर लोग को ढंग से न्यूट्रिशन फूड नहीं मिल पाता, जिससे उनकी इम्यूनिटी लो रहती है, मेडिकल फैसिलिटी कम है, गरीबी ज्यादा रहती है। और ये डेटा याद रखना कि डेवलपिंग कंट्रीज में ये 1 मार्क में आ सकता है। डेवलपिंग कंट्रीज में 6000 पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर अवेलेबल है, 6000 पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर अवेलेबल है, और डेवलप कंट्रीज में 350 लोगों पे एक डॉक्टर अवेलेबल है, ठीक है। ये डेटा याद हो जाना चाहिए। और डेवलपिंग कंट्रीज में 1.7 करोड़ लोग मर जाते डायरिया, मलेरिया और टीबी की वजह से, और पूरे वर्ल्ड में 2.3 करोड़ लोग सफर करते हैं एड्स से। एड्स जो कि एक कम्युनिकेटिव डिजीज है, सेक्स कम्युनिकेटिव डिजीज है, और जिसमें से 90% जो है वो डेवलपिंग कंट्री के होते हैं। 90% एग्जिस्ट करते हैं डेवलपिंग कंट्री में। क्लियर हुआ। तो ये मेडिकल फैसिलिटी, और इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि गरीबी कितनी है कंट्री के अंदर। नेक्स्ट आगे बात करें ड्रिंकिंग वाटर, साफ पीने का पानी। तो देखो पॉपुलेशन की हेल्थ बहुत ज्यादा कनेक्टेड होती है पीने के पानी से और साफ सफाई से। हमारे आजू बाजू कितनी साफ सफाई रहती है उस पर बहुत निर्भर करती है हमारी हेल्थ। और सेंसस रिपोर्ट 2011 के हिसाब से इंडिया में 63.3% फैमिलीज को साफ पीने का पानी मिलता था थ्रू ट्रीटेड सोर्स। ट्रीटेड यानी कि प्रॉपर साफ किया हुआ पानी पी सकते हैं, सेफ होता है। 8.67% फैमिलीज को अनट्रीटेड टैप वाटर मिलता था, सीधा नल का पानी, ठीक है, खराब भी हो कैसा भी हो अनट्रीटेड है। 26% लोगों को पानी मिलता था अदर सोर्सेज से, जैसे कि वेल, हैंडपंप, ट्यूबवेल, स्प्रिंग रिवर, कैनाल, पॉन्ड। एग्जाम में ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकता है कि कितने परसेंट लोगों को अनट्रीटेड सोर्स से पानी मिलता था, तो 26%। और अनट्रीटेड सोर्स में कौन से आते हैं वो भी आ सकते हैं 1 मार्क में, ये सारे नाम याद रखना। और साफ पीने का पानी जब नहीं होता ना, या तो पॉल्यूटेड वाटर होता है, कॉन्टामिनेटेड बढ़ता है, यानी कि डिजीज बढ़ते हैं, ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीज बढ़ते हैं। और ये शो करता है पॉवर्टी की प्रॉब्लम को। पॉवर्टी बहुत ज्यादा सीवियर है कि जहां पे कंट्री में लोग साफ पीने का पानी नहीं पी पा रहे, ठीक है। तो वही है कि पॉवर्टी पीने के पानी से मेजर करी जा रही है। देन है प्रोविजन ऑफ टॉयलेट। सेंसस रिपोर्ट 2011 के हिसाब से 70% पॉपुलेशन गांव में रहती है, और जो लोग गांव में रहते हैं उनको ना ज्यादातर वाटर बॉर्न डिजीज होता है, कंटीजियस डिजीज होते हैं। और इसका रीजन क्या है? साफ सफाई, ठीक है, साफ सफाई नहीं है, टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है। तो टॉयलेट की फैसिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है क्लीनलीनेस के लिए। पता है ना, गांव में लोग खुले में जाते हैं। आपने एक सीरीज है पंचायत करके शायद देखी होगी, उसमें भी ऐसा ही है
कि लोग खुले में जाते हैं, लोगों के घर पे टॉयलेट ही नहीं था। अब इससे क्या होता है पता है, डिजीज फैलते हैं, ठीक है, कंटामिनेटेड डिजीज या पॉल्यूशन से जो सारे डिजीज होते हैं, वाटर बॉर्न डिजीज फैलते हैं, जिससे इंसान मर भी सकता है। तो यही है कि टॉयलेट होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे एक डेटा दे के रखा है, इंडिया में 100% फैमिली में से 66% लोगों के घर के अंदर टॉयलेट है। और हाउस विदाउट टॉयलेट फैसिलिटी, ऐसा घर जिसमें टॉयलेट फैसिलिटी ना हो, वो 34%। अच्छा, आपकी बुक थोड़ी पुरानी है, बाकी अभी तो 99% लोगों के घर पे टॉयलेट आ चुका है, बट पहले ऐसा था 34% लोगों के घर पे टॉयलेट नहीं। अब टॉयलेट नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, साफ सफाई की प्रॉब्लम, पॉल्यूशन होगा, फिजिकल वीकनेस क्रिएट होगी, ठीक है, जिससे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, और जिससे पॉवर्टी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी। तो गरीबी शो की जा रही है कि कितनी टॉयलेट फैसिलिटी है लोगों के घर के अंदर, ठीक है, उस बेसिस पे पॉवर्टी को मेजर किया जा रहा है। फिर है हाउसिंग। हाउसिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है पॉवर्टी को मेजर करने के लिए, कि डेवलपिंग कंट्रीज में कितनी हाउसिंग फैसिलिटी है, और जितनी कमी होगी हाउसिंग फैसिलिटी की, उतने ज्यादा हम ऐसा कहेंगे लोग झोपड़े में जीते होंगे, स्लम एरिया में जी रहे होंगे, ठीक है, और इसी को ही हम लोग कहेंगे कि वहां पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है। तो हाउसिंग, घर, एक प्राइमरी नीड मानी जाती है ह्यूमन बीइंग के लिए। घर कंस्ट्रक्ट करे तो उसमें वरेंडा होना चाहिए, ठीक है, बालकनी कह सकते हैं हम, वरेंडा कहो, मेंबर्स होने चाहिए घर के अंदर, नल होना चाहिए जिससे पानी आए, ड्रेनेज होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फैसिलिटी होनी चाहिए, और काफी परसेंट हाउस के अंदर इन सब की कमी है, और इसी को ही हम क्या बोलेंगे, पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है। इस बेसिस पे पॉवर्टी मेजर किया जाता है। और इंडिया के अंदर ना ऐसे घर जिसमें फुल फैसिलिटी हो उसकी बहुत ज्यादा कमी है, और इंडिया में 60 करोड़ लोग जिनको रहने की प्रॉब्लम है, जिससे उनको सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जिससे उनकी जिंदगी खतरे में आ सकती है, क्योंकि प्रॉपर घर नहीं है। आप ना मुंबई के अंदर धारावी करके एक स्लम एरिया है जो दुनिया का सबसे बड़ा स्लम माना जाता है, पता है आपको, वहां पे लोगों के पास ढंग के घर नहीं है। और इंडिया में ये भी माना जाता है कि ज्यादातर लोग 1 BHK, यानी कि 1 BHK भी छोड़ो, एक ही रूम जहां पे रहते भी है, बनाते भी है खाना, लिविंग रूम भी वही है, बेडरूम भी वही है, सब कुछ वही है। तो हम ऐसा कहेंगे कि ऐसी सारी सिचुएशन बताती है पॉवर्टी के एग्जिस्टेंस को। और मैं बात कर रहा हूँ धारावी की, तो धारावी के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो लोगों के घर पे टॉयलेट नहीं होते, वो लोग 1-1 किलोमीटर दूर जाके जो जाहिर शौचालय होते हैं, ठीक है, जनरल पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, वहां जाते हैं, या तो खुले में जाते हैं, जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ठीक है। घर में पानी नहीं होता, बड़े बड़े बोलते हैं ना, उसमें पानी वो लोग भर के रखते हैं। तो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स है, नल नवल कुछ नहीं होता, पानी उसमें से यूज करते हैं वो लोग, खाने के लिए भी, पीने के लिए भी, धोने के लिए भी, सबके लिए। तो ऐसी बहुत खराब सिचुएशन है, ठीक है, लोगों के पास घर प्रॉपर ना होना, जहां पे सारी फैसिलिटीज नहीं है, जिससे पॉवर्टी का लेवल बढ़ता चला जाता है। क्लियर? तो हाउसिंग भी पॉवर्टी का इंडिकेटर है। फिर है इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। एक सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है डेवलपमेंट का, कोई भी कंट्री का, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, कि अगर कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ाना है तो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपरेटिव है। और इंडिया बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी और कंज्यूमर भी है इलेक्ट्रिसिटी का। और बिकॉज इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, लोगों की पर कैपिटा इनकम कम है, तो कोई भी पर्सन इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कम करता है। अब देखो अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल भी है, कंज्यूम भी की जाती है, पर एज कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज बहुत कम है। और इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कम होना, प्रोडक्शन कम होना क्या बताता है, कंट्री में पॉवर्टी लेवल एग्जिस्ट करता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, एजुकेशन। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से कोई भी पर्सन जो 15 साल से बड़ा हो, 15 साल या 15 साल से बड़ा हो, जो कोई एक लैंग्वेज को पढ़ और लिख सकता हो, उसको लिटरेट कहेंगे, ठीक है। जो पढ़ और लिख सकता हो उसको लिटरेट कहेंगे, और उसके अलावा बचे वो सारे इलिटरेट। और जितने भी इलिटरेट लोग होते हैं ज्यादातर पुअर होते हैं, गरीब होते हैं, ठीक है। और अगर आपको एजुकेशन और ट्रेनिंग नहीं मिल पाती तो आप इनकेपेबल हो, आपकी प्रोडक्टिविटी कम रहेगी, लेबर की तरह हो तो प्रोडक्टिविटी कम रहेगी, और लेबरर को इतना लिमिटेड काम नहीं मिलेगा, मतलब बोलते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं मिल पाएगी, चॉइसेस नहीं मिल पाएगी, वेजेस कम मिलेंगे, इनकम कम बढ़ेगी, तो पॉवर्टी एग्जिस्ट करेगी। याद रखना कुछ डेटा, 2011 में ब्राजील का लिटरेसी रेट था 91%, इंडिया का लिटरेसी रेट था 74.04, नेपाल में 60% और 55% पाकिस्तान में। बट आपको कौन सा याद रखना है, सिर्फ इंडिया का, कि इंडिया में लिटरेसी रेट कितना था, 74.04%। कौन से ईयर में, इन द ईयर 2011, ठीक है। ये एग्जाम में 1 मार्क का आ सकता है, तो नोट कर लेना।
अपनी बुक लेके बैठे हो तो मार्क कर लेना, 1 मार्क का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 74.04%। और अगर एजुकेशन कम है लोगों के अंदर, गरीबी ज्यादा होगी, लोगों के अंदर बोलता है ना, कंजर्वेटिव रहेंगे लोग, कोई भी बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ज्यादातर देखना, अगर कम पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो कोई नई चीज लाओगे तो सीधा मना कर देंगे, बोले ये सब फालतू चीज है, ये सब नहीं बोलने का, ये सब नहीं करने का। ठीक है, आप देखना अपने दादा दादी है या शायद आपकी मम्मी पापा थोड़े बड़े हैं तो जनरेशन गैप देखने को मिलता है। थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं तो क्या होता है कि हम जो सोचते हैं ना हमारे साथ मैच ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, कंजर्वेटिव माइंडसेट होता है। ठीक है, तो ऐसी सब बहुत सी चीजें होती है। और हाई रेट ऑफ इग्नोरेंस होता है, पॉवर्टी, हाई रेट ऑफ इग्नोरेंस, यही पॉवर्टी बताता है ना। कम पढ़े लिखे लोग हैं तो पॉवर्टी ज्यादा है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं पॉवर्टी कम है। क्लियर? चलो नेक्स्ट है नंबर 10, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होता है कि कंट्री के अंदर इनकम और प्रॉपर्टी में कितना फर्क है लोगों के पास। ऐसा होता है ना कि बहुत ज्यादा, एक ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी खासी इनकम है, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, और एक ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम ही कम है, कम प्रॉपर्टी छोड़ो, ऊपर से कर्जा ले रखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें बोलता है बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी होना, कि लोगों की इनकम बहुत अलग है, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अलग है, तो इसी वजह से कंट्री में पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पे क्या दिया है, 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, आपको पता होगा, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ था, और अपनी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ और पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, शार्पली इंक्रीज हुआ है। पर साथ साथ में जो लोगों की इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो भी अलग हो चुका है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो गया है, जिससे बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो कि पॉवर्टी लाइन में कम होना था वो इतनी नोटिस ही नहीं हुई, कम ही नहीं हुआ, और इसकी वजह से इनकम इनइक्वालिटी बढ़ी है। एक बाजू ऐसे लोग हैं जो रिच पीपल है, जिनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है, जिनके पास हर एक तरह की फैसिलिटी है, और दूसरी बाजू वो लोग हैं जिनकी लो इनकम क्लास है, जिनकी इनकम बहुत कम है, जिनको रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन, हेल्थ, खाना ढंग से नहीं मिल पाता। तो इसको ही बोलते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अब आपकी बुक में एक टेबल दिया है, ये टेबल को ना समझना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, अगर लेटे लेटे पढ़ रहे हो तो अच्छे से बैठ जाना, टेबल चेयर पे अच्छे से बैठ के सुनना। पहले मैं इंडिया का बता देता हूँ, बाकी सब नहीं याद रखना आपको। इंडिया का वो भी कौन से ईयर का याद रखना है, 2012 का याद रखना है। देखो आपकी बुक का ही फोटो है, यहां देके रखा हुआ है कि ऐसे 1% रिच क्लास लोग, पॉपुलेशन में से 1% ऐसे रिच अमीर लोग, 100 में से जो एक है ना, वो 1% ऐसे लोग जिनका नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन कितना है। सोचो 1% लोग है तो इनका कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में 1% होना चाहिए ना, पर इनका कितना है, 12.6%। 12.6% कंट्रीब्यूशन है इस 1% पॉपुलेशन जो कि रिच क्लास है। ऐसे 1% लोग जिनका कंट्रीब्यूशन 12.6% है, एक्चुअल में देखने जाए तो ये 1% का कंट्रीब्यूशन 1% ही होना चाहिए, पर है कितना, 12.6। तो अब बचे 99% लोगों में उतना कम हो गया ना, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन देखने जाए तो इनके पास बहुत पैसा है, ज्यादातर इन्होंने ही सब कुछ लेके रखा हुआ है, जिसकी वजह से बाकी सारी जनता को सब कुछ इतना नहीं मिल पाता। तो ये इनइक्वालिटी शो कर रहा है किसकी, इनकम और प्रॉपर्टी की। बोलो क्लियर हुआ? तो बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझा दिया। और लास्ट पॉइंट पे आते हैं अपने इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी के, और वो है हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो जो भी लोग जो काम करना चाहते हैं उनके अंदर इच्छा भी है काम करने की, ठीक है, और मार्केट में जो वेज रेट चल रहा है, मार्केट में जो सैलरी दे रहे हैं, जो भाव चल रहा है, उस रेट पे भी काम करने को तैयार है, बट उसके बावजूद उनको काम नहीं मिल पाता, काम नहीं ढूंढ पाते, तो उसको अनएम्प्लॉयड कहते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन उनके साथ होती है जो काम करना तो चाहते हैं बट उनको काम नहीं मिल पाता, वो अनएम्प्लॉयड हुए। और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन से इनकम कम रहती है, इनकम कम होगी तो लोग अपनी बेसिक नीड्स नहीं पूरी कर पाएंगे, जिससे पॉवर्टी बढ़ेगी। और 2011 में अपनी कंट्री का जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वो 9% था। ठीक है, 2011 का याद रखना। और एक और डेटा आया था लेबर कमीशन का 2013-14 में, ये इंपॉर्टेंट है, ये IMP है, मोस्ट IMP है। ठीक है, 1 मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है कि 2013-14 में 15 साल से बड़े लोग जो काम करना चाहते हैं और उनको काम नहीं मिलता, उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 4.9%, मतलब 100 में से 5% मान लो, जिसमें से गांव में कितना था 4.7 और शहर में कितना था, अर्बन एरिया में 5.5, याद रखना। ठीक है,
5.5 था अर्बन एरिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 15 साल से अबव एज वाले बच्चों के लिए, बच्चे बड़े जो भी आ गए सब लोग। क्लियर? तो ये हमने देखा अनएम्प्लॉयमेंट की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पॉवर्टी अपने आप बढ़ेगी। ठीक है, तो यहां पे इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी के अपने ने 11 के 11 पॉइंट समझ लिए, जो कि एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। बोलो क्लियर? आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूं। अगर आप लोग 12 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी सुप्रीम बैच में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट की जो फीस है वो है 3499, जो कि बहुत ज्यादा रिजनेबल है पूरे साल के लिए। जहां पे अकाउंट्स और स्टैट्स के लाइव लेक्चर्स होते हैं एवरीडे मंडे टू सैटरडे, जहां आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। और इकोनॉमिक्स और ओसीएम के रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, साथ साथ में इसके डाउट लेक्चर्स भी रखे जाएंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से हो जाए। अगर आप इस कोर्स में जुड़ना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो www.ugt.co.in, या हमें कॉल भी कर सकते हो 7220201221 पे। और अगर आप लोग ने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम से अवेलेबल है और ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट नाम से अवेलेबल है, जहां पे आप लोग ORG कोड डाल सकते हो VUGKX। ठीक है, और इसके अलावा बात करें तो इस कोर्स के अंदर हम लोग आपको गाला पेपर्स के वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करवाएंगे, एज वेल एज इसके अंदर आपको हर एक टॉपिक के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, MCQ टेस्ट सीरीज होगी, टेस्ट भी रेगुलर लेते हैं, जिससे आपकी जो पूरी बोर्ड की प्रिपरेशन है ना वो बहुत बढ़िया तरीके से होने वाली है। और मैं आप लोग को हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा, तो आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि अभी इस बैच में काफी सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। तो आप भी किसका वेट कर रहे हैं, आज क्या ज्वाइन हो जाए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है कॉजेस ऑफ पॉवर्टी। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि आपके एग्जाम में 5 मार्क में पूछा जा सकता है। ठीक है, टॉपिक है अपना कॉजेस ऑफ पॉवर्टी। बेसिकली कॉजेस मतलब क्या होता है, रीजंस, कि अपनी कंट्री में पॉवर्टी कैसे हुई है। अब देखो सीधी सी बात है, कोई भी चीज का सॉल्यूशन पता लगाना है तो उसके लिए पता तो होनी चाहिए वो प्रॉब्लम शुरू कहां से हुई है। तो वो प्रॉब्लम ही पहले देखते हैं कि पॉवर्टी की शुरुआत कहां से हुई थी, कैसे ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है पॉवर्टी की। ठीक है, इंडिया के अंदर तो इसके टोटल 5 अलग अलग फैक्टर्स है। जैसे कि सबसे पहला देखें तो हिस्टोरिकल फैक्टर, फिर है दूसरा कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी, जिसमें 2 आ जाते हैं, नेचुरल कॉजेज और डेमोग्राफिक फैक्टर। फिर तीसरा देखें तो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जिसमें 5 आ जाते हैं, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, ये सब अभी अपने टॉपिक पढ़ेंगे। फिर है सोशल फैक्टर्स, जिसमें लो लेवल ऑफ एजुकेशन, जेंडर इनइक्वालिटी, और लास्ट में है अदर फैक्टर, जिसमें वॉर, इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिफेक्टिव पॉलिसी। तो ये सारे इसके मेन हेड पॉइंट्स है। तो अब देखते हैं सबसे पहले अपने कॉजेज ऑफ पॉवर्टी में पहला है हिस्टोरिकल रीजन। हिस्ट्री में ऐसा तो क्या हुआ था जिसकी वजह से अपनी कंट्री में पॉवर्टी बढ़ी है। तो देखो हिस्टोरियंस ऐसा कहते हैं कि 17th सेंचुरी में इंडिया जो है ना वो बहुत ज्यादा अर्बनाइज्ड था, बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज्ड नेशन हुआ करता था। इंडिया को सोने की चिड़िया कहते थे, वो तो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। बहुत पैसा हुआ करता था, पता है क्यों? क्योंकि हमारा व्यापार बहुत अच्छा था, हमारी कंट्री बहुत अच्छा खासा एक्सपोर्ट वगैरह करती थी। ठीक है, बट हुआ क्या, जब से अपनी कंट्री में इंग्लिश, फ्रेंच और डच लोग आए हैं ना, और तब से अपनी कंट्री का कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। उनकी पॉलिसी थी कि अपनी कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन यानी कि अपने सारे रिसोर्सेज को यूज करना, बर्बाद करके रख देना इंडिया को, और जिसमें इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर सबसे ज्यादा उसमें सिचुएशन खराब हुई है। और खास करके ब्रिटिश रूल की बात करें तो जब से ब्रिटिश रूल हुआ था स्टार्ट, तब से एग्रीकल्चर सेक्टर्स को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा, और उसके पीछे अलग अलग कारण थे। कौन से रीजंस थे? तो एक बाजू इंडिया का एग्रीकल्चर बेस्ड था मॉनसून पे, बारिश पे। अभी जितनी फैसिलिटी है, पहले उतनी फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी एग्रीकल्चर सेक्टर के पास। सब लोग, किसान लोग ना बारिश पे निर्भर हुआ करते थे कि बारिश होगी तब जाके हम अनाज उगाएंगे और तब जाके सब लोग खाएंगे। ठीक है, तो और ब्रिटिशर्स जो थे वो कोई तरह का इंटरेस्ट नहीं लेते थे, कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करते थे इंडिया के इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में, मतलब इंटरेस्ट ही नहीं था। एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ देखा ही नहीं उन्होंने, ना ही कोई तरह का इन्वेस्टमेंट वगैरह किया। और जो फार्मर्स थे, एग्रीकल्चर सेक्टर था, उनको सफर करना पड़ा और पॉवर्टी बढ़ी है। तो देखा एग्रीकल्चर सेक्टर्स को बहुत ज्यादा झटका लगा। उसके बाद देखें तो बिजनेस और ट्रेड की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने ऐसी पॉलिसी लाई थी, ट्रेड पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जिससे फायदा उनको हो, ना कि अपने को। ठीक है, सीधी सी बात है, वो तो दूसरी कंट्री के लोग थे तो वो अपना ही फायदा सोचेंगे, तो उनकी पॉलिसी ऐसी थी
जिससे फायदा उन्हीं लोगों को हो, ठीक है। और इंडिया ने एक्सपोर्ट्स को प्रोहिबिट कर दिया था, यानी कि इंडिया जो है वो इंग्लैंड के अलावा कोई और कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। पूरे यूरोप में प्रोहिबिट कर दिया था कि अपना इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ अगर वो इंग्लैंड को एक्सपोर्ट करेगा तो उसको टैक्स कंसेशन मिलेगा, फ्रीडम मिलेगी बेचने की, ठीक है, इंडियन मार्केट के अंदर। बट अगर वो इंग्लैंड को ही एक्सपोर्ट करना चाहिए, उसके अलावा और कोई यूरोपियन कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। और जिसकी वजह से जो सप्लाई था ये गुड्स का, वो पूरे इंडिया से हर एक कोने से इंडियन रेलवे के थ्रू यूज किया जाता था। इंग्लैंड में सब कुछ भेजते थे ना। पता है आपको ब्रिटिशर्स ने इंडियन रेलवे स्टार्ट क्यों की थी? क्योंकि इंडिया के हर कोने से वो अपनी कंट्री से गुड्स अपनी कंट्री में ले जा सके, चोरी करके सारा सामान अपनी कंट्री में ले जा सके और सारे गुड्स को अपनी कंट्री में ले जा सके, ठीक है। इसलिए उन्होंने इंडियन रेलवे को भी इवन स्टार्ट किया था। तो देखा, उन्होंने वही सारी पॉलिसी लाई थी जिससे फायदा उनको हो, ना कि अपने को। और इस तरह की पॉलिसी की वजह से ब्रिटिशर्स ने अच्छा खासा प्रोडक्शन सरप्लस कमाया था अपनी कंट्री में। और वो क्या करते थे पता है, सारा रॉ मटेरियल अपनी कंट्री में सस्ता खरीद के जाते थे और वहां पे फिनिश गुड्स बनाते थे ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, फिर वापस अपने को ही बेचते थे महंगे में, ठीक है। बोलते थे कि हमारे यहाँ की बेस्ट प्रोडक्ट है ये वो। तो अल्टीमेटली फायदा उनकी कंट्री को होता था, उनकी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ रही थी, उनकी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। अपनी कंट्री का तो नुकसान ही हो रहा था, अपनी कंट्री के सारे रिसोर्सेज जा रहे थे, वो भी कम भाव में, कम दाम में, और अपने को ही वो लोग आके बेच रहे थे। तो उनकी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, इंडियन मार्केट के अंदर फाइनल गुड्स वो लोग बेचते थे, ठीक है, जिससे उनकी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ेगा ना। इंपोर्ट सस्ता करेंगे रॉ मटेरियल और एक्सपोर्ट करेंगे महंगे दाम में, तो उनका ही फायदा होता था। और इंडिया के जो ट्रेड और बिजनेसेस थे, धीमे धीमे उनका कंपीटिटिव पावर छोड़ता चला गया और प्रोडक्शन पावर भी कम हो गई। और इंडिया का जो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री थे, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रियां हुआ करती थी, वो सारी बंद हो गई, बर्बाद हो गई, ठीक है। जो इंडिया एक टाइम पे बहुत अच्छा नेशन था, कमर्शियलाइज्ड नेशन था, अब इंडिया की बैंड बज चुकी थी। सारा का सारा इंडस्ट्रीज अब धीमे धीमे बंद होना चालू हो गया। अब उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो पॉवर्टी भी बढ़ी है, ठीक है। तो यही एक सबसे बड़ा कारण था पॉवर्टी बढ़ने का, कि हिस्ट्री में कुछ ऐसा हुआ था ब्रिटिशर्स की वजह से, जिससे इंडिया का एग्रीकल्चर और पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर को सफर करना पड़ा। फिर बात करें तो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी में दूसरा है, पहला है नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज क्या होता है? तो इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है। पता है देश आजाद हुआ ना, तभी भी 90% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में थे, एग्रीकल्चर से पैसा कमाते थे। तो शुरुआत से लेकर के आज तक भी देखो, ज्यादातर पॉपुलेशन गांव में रहती है और ज्यादातर गांव वाले किस पे डिपेंड होते हैं? एग्रीकल्चर पे। और इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा बेस्ड है। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन नेचुरल फैक्टर्स पे, बारिश पे, वेदर की कंडीशन पे। अगर सोचो रिपीटेड ड्रॉट्स होंगे, ड्रॉट्स मतलब सूखापन, एक बूंद बारिश का ना गिरना, या तो फिर मॉनसून की अनसर्टेनिटी रहेगी या फ्लड आ जाएगा, तो जिससे प्रोडक्शन क्या होगा? कम रहेगा। और प्रोडक्शन कम रहेगा, अनसर्टेन रहेगा, तो लोगों की इनकम भी अनसर्टेन हो जाएगी और पॉवर्टी क्या होगी? बढ़ेगी। ऐसा फ्लड आ जाएगा तो सीधी सी बात है, सारे क्रॉप बर्बाद हो जाएंगे, पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। और यही एक कारण था कि बहुत दिक्कतें आई नेचुरल फैक्टर्स की वजह से, नेचुरल कॉजेस की वजह से। फिर है उसी में डेमोग्राफिक फैक्टर। इंडिपेंडेंस के बाद अपनी कंट्री में प्लानिंग पीरियड स्टार्ट हुआ और प्लानिंग पीरियड में हेल्थ सर्विस बहुत अच्छे से इंप्रूव हुई। हेल्थ सर्विस इंप्रूव हुई तो पहले के टाइम पे क्या होता था पता है? लोग मर बहुत जाते थे, तब मर जाते थे क्योंकि हेल्थ सर्विस अच्छी नहीं थी। अब क्या हो गया? हेल्थ सर्विस अच्छी हो गई है तो अब कम से कम लोग मर रहे हैं। डेथ रेट अचानक से कम हो गया, पर सामने बर्थ रेट तो कम नहीं हुआ, पैदा तो उतने ही हो रहा है, पर डेथ रेट क्या हो गया? कम हो गया। तो इससे क्या हो गया? पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, पॉपुलेशन अचानक से बढ़ गई और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से अब पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है पर कैपिटा इनकम कम रहेगा, और पर कैपिटा इनकम कम रहेगा तो फैमिली की साइज बढ़ी है, पर कैपिटा इनकम कम है तो लोगों की पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, जो बताती है पॉवर्टी लेवल को। तो एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि पॉपुलेशन बढ़ी है जिससे गरीबी भी ज्यादा है। फिर है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में पहला है लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर लेबर। एक सबसे बड़ा कारण इंडिया में ज्यादा गरीबी होने का यह भी है कि अपने यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ही कम है लेबर की। क्यों कम है? लेबर इतना अच्छे से प्रोडक्शन क्यों नहीं कर पा रहा है? क्यों प्रोडक्टिविटी कम है? इसके कुछ कारण है। उनके पास ढंग की इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है। जैसे देखो, इसको ट्रैक्टर का यूज करना चाहिए, वो अभी भी बुलॉक कार्ट का यूज कर रहा है, ठीक है।
फिर उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, अच्छे एजुकेशन नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए इतना पैसा नहीं है, पॉपुलेशन का लोड अलग, ठीक है, जिससे प्रोडक्टिविटी कम रही है, और प्रोडक्टिविटी कम रहेगी तो फार्मर की इनकम भी कम रहेगी, जिससे पॉवर्टी बढ़ेगी। क्लियर? तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी। देखो, लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए, और ब्रिटिशर्स पीरियड से ही अपने इंडिया में ना कुछ गलत सिस्टम थी, जैसे जमींदारी सिस्टम थी, जिससे लैंड ओनरशिप जो है ना वो जमींदारों के हाथ में चली जाती थी। ठीक है, जमींदार जो ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई तरह का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कल्टीवेशन से, जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है उस क्रॉप को उगाने में, क्रॉप्स वगैरह को कल्टीवेट करने में, ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं इन्वेस्ट करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में। और दूसरी बाजू जो एक्चुअल में उगाना चाहते हैं वो टिनेंट्स होते थे। टिनेंट्स यानी कि जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, भाड़वात हम कह सकते हैं, ठीक है, जो भाड़े पे जमीन लेते थे और फिर उस पे उगाते थे, और जो कि डायरेक्ट ओनर नहीं होते थे, तो उनको मतलब सोचो उनके पास जमीन नहीं है तो उनको इंटरेस्ट भी नहीं होता था कि भाई वो इन्वेस्टमेंट करे, प्रोडक्शन करे, जैसे प्रोडक्टिविटी जो थी वो क्या हो गई, कम हो गई, और पॉवर्टी डे बाय डे बढ़ती चली गई, क्योंकि जमींदार जो थे उनके पास जमीनें थी पर उनको उगाना नहीं था, और जिनको उगाना था उनके पास खुद की जमीनें नहीं है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से पॉवर्टी भी धीमे धीमे बढ़ती चली गई, जिसको बोलते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी। फिर है मिनिमल डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। आपको पता है इंडिया के अंदर ना 5 वर्षीय योजना चलती है, और सरकार ने गलती कर दी कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान था ना उसके अंदर ऐसी, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि सरकार ने स्ट्रेटेजी बनाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, और उन्होंने पूरा फोकस किया हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज पे। ठीक है, पूरा इंपॉर्टेंस दिया कौन सी, हैवी और बेसिक इंडस्ट्री पे। बट गांव के अंदर हर जगह पे जो छोटी छोटी इंडस्ट्री है ना वो इंडिया में बहुत ज्यादा है, जहां पे इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा छोटी इंडस्ट्री देती है, प्रोडक्शन और इनकम में भी सबसे ज्यादा छोटी इंडस्ट्रीज का योगदान है, पर छोटी इंडस्ट्रीज पे ध्यान ही नहीं दिया सरकार ने, सब कुछ फोकस किस पे किया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री पे। और जिसकी वजह से क्या हुआ, बड़ी इंडस्ट्रीज वाले तो आगे बढ़ गए, पर छोटी इंडस्ट्रीज की वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए या और उनकी पॉवर्टी लेवल और बढ़ती चली गई। तो सरकार की गलती थी, सेकेंड 5 ईयर प्लान में उन्होंने स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज पे ध्यान नहीं दिया, इवन एग्रीकल्चर और उसके रिलेटेड एक्टिविटीज पे भी ध्यान नहीं दिया, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग, फिशरी, ये सब भी स्लो डाउन हो गया, और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला, और इसी वजह से पॉवर्टी क्या हो गई, बढ़ गई। क्लियर हुआ? तो सरकार की गलती थी, सेकेंड 5 ईयर प्लान को गलत बनाया था। क्लियर? नेक्स्ट आगे बात करें, कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते मिनिस्टर वगैरह सरकार में, और कुछ भी कर दिया और उससे नुकसान पूरे देश को उठाना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट, रैपिड इंक्रीज इन प्राइजेस बहुत अच्छे खासे लेवल पे बढ़ना चालू हो गए। अब देखो प्राइस राइज होती है ना तो सीधा इंपैक्ट करती है पॉवर्टी पे। प्राइस राइज यानी महंगाई, कोई भी चीज जब महंगी होती है तो सबसे ज्यादा गरीब लोग को इंपैक्ट करता है। ठीक है, अब देखो हुआ कैसे, प्राइस क्यों बढ़ी, क्योंकि अपने ने जंग लड़ी थी, पाकिस्तान चाइना के साथ वॉर हो चुकी है हमारी, तो वॉर की सिचुएशन हुई, ड्रॉट यानी सूखापन, एक बूंद बारिश ना गिरना, या नेशनल प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया, या डिमांड बढ़ गई, या प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया, या गुड्स और सर्विस की प्राइस बढ़ गई, एडिबल गुड्स की प्राइस बढ़ गई। तो ये सब चीजों की वजह से जो परचेसिंग पावर होता है ना, खरीदने की क्षमता, लो इनकम ग्रुप, जो गरीब लोग हैं जिनके पास इतना खास पैसा नहीं है, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, वो लोग की खर्चे बढ़ जाते हैं जब भाव बढ़ता है तो, और उनको और ज्यादा गरीबी फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाएगी। अब सोचो पहले जो पूरे घर का खर्चा होता था, मान लो एक दिन का 100 रुपए, अब महंगाई बढ़ी तो वही के लिए अब उतना ही खर्चा अब 200 में हो रहा है। ठीक है, पर उनके पास तो इनकम ही नहीं है, 100 ही खर्च कर सकते हैं, तो फिर 100 में कम चीजों से काम चलाना पड़ेगा, तो पॉवर्टी की सिचुएशन बढ़ेगी। क्लियर हुआ? तो प्राइस राइज होती है तो पॉवर्टी की सिचुएशन बढ़ती है। देन है हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं, और गांव के लोग किस पे निर्भर है, एग्रीकल्चर पे, पर एग्रीकल्चर डिपेंड है मॉनसून पे, किस पे, बारिश पे, और पूरे साल में लोग एक ही क्रॉप उगाते हैं। अब सोचो एक क्रॉप 6 महीने में उग के कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, 6 महीने लगते हैं एक क्रॉप को उगने में, और बाकी के 6 महीने वो लोग बेरोजगार बैठे रहते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयड रहते हैं, कुछ काम वगैरह नहीं करते। और रूरल इंडिया के अंदर डेवलपमेंट ना होने की वजह से इंडस्ट्रीज वगैरह की हाई रेट ऑफ इलिटरेसी है, लो मोबिलिटी है लेबर्स की, और अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी भी क्या है, ज्यादा है। तो हाई अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो पॉवर्टी अपने आप ज्यादा ही होगी, बेरोजगार लोग ज्यादा होंगे तो गरीबी भी अपने आप ज्यादा होने ही वाली है। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बात करें तो सोशल रीजंस।
डी सोशल रीजंस में सबसे पहला है लो लेवल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन जो सीधा कनेक्ट होता है पैसों से। क्यों? क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है काम करने की, अच्छी जगह पे काम मिलेगा, अच्छी खासी इनकम होगी, ठीक है। पर अगर सोचो, एक सबसे बड़ा कारण इंडिया में पहले ये रह चुका है कि लोग पढ़े लिखे ही नहीं थे। इंडिया में एजुकेशन की, ट्रेनिंग की, स्किल्स की कमी थी। और एजुकेशन ना होना या रूरल एरियाज के अंदर स्पेशली इससे क्या होता है कि वो कोई नई टेक्नोलॉजी को नहीं सीख पाते एग्रीकल्चर के अंदर, या तो फिर एग्रीकल्चर सिस्टम नवी नहीं ला पाते, या रिसर्च और बेनिफिट मार्केट में कैसे प्रोडक्ट को बेचना वो सब नहीं आता उनको, ठीक है। तो जिसकी वजह से उनकी इनकम फार्मर्स की क्या रहती है, लो रहती है। और लो लेवल ऑफ एजुकेशन की वजह से उनके पास अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है, वेज लेवल भी कम रहेगा, पॉवर्टी बढ़ेगी। तो पढ़ाई लिखाई सीधा कनेक्टेड है गरीबी के साथ। जितनी कम पढ़ाई लिखाई होगी उतनी गरीबी ज्यादा होगी, और जितने ज्यादा पढ़े लिखे होंगे उतनी उनके पास काम करने की अपॉर्चुनिटी होगी, वो उतना अच्छे से काम कर पाएंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, जेंडर इनइक्वालिटी। और ये सबसे बड़ा कारण है अपने कंट्री में गरीबी का। पता है आपको, शुरुआत से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इंडिया में जेंडर इनइक्वालिटी है। मेल फीमेल के बीच में बहुत भेदभाव होता है, मेल फीमेल के बीच में। जो सोसाइटी है ना वो कम ध्यान रखती है फीमेल की हेल्थ का, फीमेल की हेल्थ पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, मेल पे ही ज्यादा फोकस किया जाता है। क्या करे, सोसाइटी है। वुमेन जो है वो ज्यादा माल नरिशमेंट यानी कि माल न्यूट्रिशन जो है वो ज्यादा होता है वुमेन्स के अंदर, देखना आप, ठीक है। जिसकी वजह से उनका वेट कम होता है, वीकनेस कम होती है। और ये सबसे बड़ा कारण है मोर्टालिटी का, कि चाइल्ड बर्थ के दौरान ज्यादातर बच्चे मर जाते हैं बिकॉज उनकी माँ की हेल्थ ही अच्छी नहीं है, ठीक है, जिससे हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और वर्क अलोकेशन की बात करें तो ऐसा बिलीव किया जाता है कि औरतों को, वुमेन्स को ना घर पे ही काम करना है, ठीक है, घर पे ही उनको काम करना है। और जिसकी वजह से उनका जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो कम रहता है, और जिसकी वजह से उनको इतनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती काम करने की, ठीक है, जिससे वो बाहर जाके काम नहीं कर पाते। क्योंकि उनको पहले से ही यही बोला जाता है कि भाई तेरे को बाहर काम नहीं करना है, तेरे को घर के ही काम सीखना है, घर पे ही रहना है। तो उनको इतने और पढ़ाते लिखाते नहीं है, जिसकी वजह से फिर बाद में शादी करवा देते हैं, वहां पे भी उनको घर पे ही काम करना रहता है, जिसकी वजह से उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पाती, वो ज्यादा अच्छे से काम ही नहीं कर पाते। और देखो वर्क प्लेस पे भी ऐसा भेदभाव होता है कि फीमेल्स को ना कम पे किया जाता है एज कंपेयर टू द मेल के कंपेयर में फीमेल्स को कम पे किया जाता है। एंड उनके अमॉन्ग्स देम जो लो हेल्थ लेवल उनका कम होता है, अपॉर्चुनिटी उनको कम मिलती है, और फैमिली की इनकम लो रहेगी तो पॉवर्टी बढ़ने ही वाली है। सोचो देश के अंदर आधी से भी कम कहेंगे बट आधी पॉपुलेशन तो फीमेल है। अगर फीमेल ही काम नहीं करेगी तो पूरे फैमिली की इनकम क्या रहेगी, लो रहेगी। फैमिली की इनकम लो रहेगी तो गरीबी क्या होगी, बढ़ेगी। तो गरीबी ज्यादा कारण बढ़ने का कारण ये भी है कि फीमेल्स को काम ही नहीं करने दिया जाता, जिससे उनकी इनकम कम रहती है और जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। क्लियर? तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है पॉवर्टी का। देन अदर रीजंस में देखते हैं वॉर। आजादी के बाद इंडिया ने 2 जंग लड़ी, एक लड़ी पाकिस्तान के साथ और दूसरी लड़ी है हमारे चाइना के साथ। दोनों पड़ोसियों के साथ हमने जंग छिड़ी है, ठीक है, जंग लड़ चुके हैं। और वॉर के दौरान कंट्री के जो भी लिमिटेड रिसोर्स है ना, वो प्रोडक्शन पे खर्च करने की बजाय वो सारा पैसा खर्च किस पे होता है, आर्म्स और एम्यूनेशंस को इंपोर्ट करने में। मतलब कि बंदूकें या टैंक वैंक जो भी है, ठीक है, उन सबको खरीदने के लिए हमारा ज्यादातर पैसा खर्च होता है। और जिसकी वजह से अपनी कंट्री में जो बेसिक गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और वॉर की वजह से जो फ्यूचर में स्केर्सिटी आ सकती है, क्योंकि लोग क्या करते हैं पता है, खरीदना चालू कर देते हैं। जैसे ही वॉर चालू होते हैं लोगों को ऐसा लगता है सब चीज की कमी आ जाएगी, लोग ना स्टोर करना चालू कर देते हैं, फूड ग्रेन्स, क्लोथ, फ्यूल, इन सबको स्टोर करना चालू कर देते हैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आगे चल के जंग बढ़ गई तो क्या पता ये सारी चीज अवेलेबल ही ना हो मार्केट में, तो लोग स्टोर करेंगे। अब लोग स्टोर करेंगे तो मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी, मार्केट में कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। और वॉर की वजह से जो पूरा प्रोसेस है इकोनॉमी का वो डाउन हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। और बहुत सी जंग, मतलब ड्यू टू सेवरल वॉर्स इन इंडिया में सेवरल वॉर्स, 2-3 वॉर हो चुके हैं, शायद ज्यादा हो गई है, ठीक है, जिसकी वजह से अपना काफी ज्यादा खर्चा डेवलपमेंट पे करने की बजाय हम लोग किसके पीछे करते हैं, वॉर के पीछे, या हम लोग डिफेंस के पीछे बहुत खर्चा करते हैं, और जिससे पॉवर्टी कंट्री में बढ़ती है। तो जो पैसा खर्च होना चाहिए था गरीबी कम करने में, जो डेवलप करने में कंट्री को, वही पैसा खर्च हो रहा है देश में
जंग लड़ने के लिए, वही पैसा खर्च हो रहा है डिफेंस के पीछे, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करें, नंबर 2, इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। देखो इंडिया में काफी जंग लड़ी है, तो हमारे लिए सीरियस इशू है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू बन चुका है हमारे लिए, और सिक्योरिटी सिस्टम अच्छी करने के लिए हम लोग काफी खर्चा करते हैं मिसाइल्स के पीछे, फाइटर प्लेन्स के पीछे, टैंक के पीछे, सबमरीन्स के पीछे। ठीक है, काफी खर्चा हमारा बढ़ा है। और प्रेजेंट इरा में हम लोग टेररिज्म से भी लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, टेररिस्ट भी डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, टेररिज्म को भी खत्म करने का हमारा वो टारगेट बन चुका है। तो बहुत ज्यादा खर्चा किस पे हो रहा है? डिफेंस के पीछे। और सिक्योरिटी पे ज्यादा खर्चा का मतलब ये सारा नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हुआ। थोड़ी इससे डेवलपमेंट होगा ये सब पे खर्चा करने से, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो डाउन हो जाता है, गरीबी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि सरकार डिफेंस के पीछे खर्चा ज्यादा कर रही है, कंट्री की सिक्योरिटी के ऊपर खर्चा ज्यादा कर रही है। नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 3, और वो है डिफेक्टिव पॉलिसी। और ये आखिरी है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी का पॉइंट, डिफेक्टिव पॉलिसी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सरकार ने एक बहुत बड़ी गलती की थी हमारी कंट्री की पॉलिसी बनाने में, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था। और ये भी याद रखना, ये सेकेंड 5 ईयर प्लान की शुरुआत हुई थी 1956 में। जो दूसरी 5 वर्षीय योजना है ना, उसमें गड़बड़ कर दी थी। सरकार ने सिर्फ बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज को फोकस किया, उसको ही प्रायोरिटी दी। ठीक है, और पॉलिसीज ऐसी बनाई जिससे, अब देखो कंट्री में ज्यादातर पॉपुलेशन किस पे निर्भर थी? एग्रीकल्चर पे, यानी कि वो एग्रीकल्चर करते थे। बट हुआ क्या? एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान ही नहीं दिया, छोटी छोटी और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज पे ध्यान ही नहीं दिया, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट कम रहा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाया, इनकम कम रही, और ज्यादातर लोग इसी में ही कमाते थे, इसमें ही एम्प्लॉयमेंट लेते थे। तो डेवलपमेंट स्लो हो गया और पॉवर्टी जो है वो बढ़ी है, इनकम जो थी पुअर पीपल की वो कम रही है। क्लियर हुआ? तो वही था डिफेक्टिव पॉलिसी, जो कि था हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान। बोलो क्लियर हुआ? तो ये अपना 5 मार्क का टॉपिक फिनिश होता है, और वो था कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। तो इसमें इस टॉपिक में अपने देखा कि क्या कारण थे कंट्री में गरीबी बढ़ने के। अब हम लोग ये टॉपिक देखेंगे कि कौन से तरीके हैं जिससे गरीबी को कम किया जा सकता है, यानी कि मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी। कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे पॉवर्टी को कम किया जा सकता है। और टोटल 10 हेड पॉइंट्स है जो आपको याद करने होंगे। और ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है? 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर बोर्ड एग्जाम, जो 5 मार्क में आ सकता है। आपको पता है, अगर आप ये पूरा क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो इसके अंदर बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि 3 मार्क में आते हैं, वो आपके अपने आप हो जाएंगे अगर ये 5 मार्क का क्वेश्चन कर लेते हो तो। जैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर जनधन योजना जो कि 3 मार्क में आता है वो हो जाएगा, प्लस नरेगा वाला 3 मार्क में आता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 3 मार्क में आता है। ठीक है, हाउसिंग स्कीम 3 मार्क में आता है। फिर ये काफी सारे ऐसे जो 3 मार्क में आते हैं, जो आपके अपने आप हो जाएंगे ये एक 5 मार्क का क्वेश्चन कर लेने से। इस वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको पूरा अच्छे से हेड पॉइंट्स तो याद करने ही है, अंदर का भी मैं जो बोलूँ वो अच्छे से याद करते जाना, और मैं जो भी समझाता हूं ना अंदर का वो ध्यान से सुन लो, और एग्जाम में खुद अपने वर्ड्स में बना के लिख लेना, जिससे आपको पूरे में से पूरे 5 मार्क मिल जाएंगे। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या दिया है? नंबर 1 है टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो इसमें क्या देके रखा हुआ है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अगर सोचो फार्मर की बढ़ेगी तो फार्मर की इनकम भी तो बढ़ेगी ना, तो फार्मर की इनकम बढ़ने से पॉवर्टी अपने आप रिड्यूस हो जाएगी। तो सरकार ने अलग अलग पब्लिक प्रोग्राम स्टार्ट किए, ठीक है, जिससे फार्मर्स को इन्फॉर्म किया जाए कि कौन सी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी उसको यूज करनी है, उसको रीजनेबल रेट पे सारे रिसोर्स अवेलेबल करवा के देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, इंप्रूव करनी है, मैक्सिमम प्राइस पे उसको बिकवा के दे गुड्स, और मार्केट में एक रेगुलेटेड मार्केट सेटअप किया जाए जहां फार्मर जाकर के अपने प्रोडक्ट को बेच सके। क्लियर? और ये सब करने से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा, प्रोडक्टिविटी पर लेबर बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगी, पहला एक फायदा। और दूसरा फायदा होगा कि जो प्राइसेस है फूड ग्रेन की वो भी कम हो जाएगी, तो इससे फायदा गरीब लोगों को है, उनकी जो पॉवर्टी की सिचुएशन है ना वो कम हो जाएगी और वो गरीबी से बाहर निकल जाएंगे। तो सबसे पहला तरीका गरीबी को कम करने का प्रोडक्टिविटी बढ़ाना फार्मर्स की। दूसरा तरीका है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। आपको पता है एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हो, सबसे ज्यादा लोगों की इनकम जिसमें जनरेट होती है ना, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करना भी बहुत जरूरी है। तो सरकार जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने पे ध्यान दे, क्योंकि अपनी कंट्री के अंदर जो नेशनल इनकम है, ग्रॉस नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इन्हीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाना चाहिए, एनकरेज
एनकरेज किया जाना चाहिए, जिससे पॉवर्टी अपने आप रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसी में ही जुड़े हुए हैं। देन बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 मार्क में भी आ सकता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन लोग आते हैं। तो याद रखना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं वेजिटेबल वेंडरर्स, यानी कि आपको पता होगा वो लारी लेके जो सब्जी या फ्रूट्स वगैरह बेचते हैं उनको वेजिटेबल वेंडरर्स कहा जाता है। फिर मेंशन इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स, मेंशंस मतलब जो मजदूर हो गए कंस्ट्रक्शन सेक्टर के, या एग्रीकल्चर लेबरर्स हो गए, वेंडर्स हो गए, फेरिये हो गए, ठीक है, ये सभी लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा है। इनकी कंडीशन इंप्रूव करने के लिए नेशनल कमीशन ने रिकमेंड किया था कि इनकी वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए इनको लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ, ओल्ड एज पेंशन स्कीम और काफी सारी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए। साथ साथ में जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स थे ना, उनको भी रिकमेंड किया गया कि उनको इरिगेशन और लोन फैसिलिटी दी जाए, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज यानी कि उनको जो चीज की कमी है वो चीज प्रोवाइड किया जाए, साथ साथ में लोन वगैरह दी जाए इन छोटे छोटे फार्मर्स को, जिससे वो लोग की गरीबी कम हो। नेक्स्ट आगे बात करें तो यूज ऑफ अप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसी। आपको पता है सरकार का काम क्या होता है? सरकार का काम होता है टैक्स लेना अमीर लोगों से जो कि ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, और उनसे ज्यादा टैक्स लेके उन पैसों को गरीब लोगों के डेवलपमेंट पे खर्च करना, ये सरकार का काम होता है। तो सरकार को ऐसी टैक्स पॉलिसी बनानी है जहां पे अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स लिया जाए और उन्हीं पैसों को गरीब लोगों के डेवलपमेंट के पीछे खर्च किया जाए, जिससे कंट्री में एक इक्वालिटी बनी रहे। तो सरकार की ऐसी ही टैक्स पॉलिसी से जो इनकम और पॉवर्टी है वो कम हो जाएगी, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कम होगी, पॉवर्टी कम होगी, और ऐसी पॉलिसी से ज्यादा टैक्स सरकार रिच क्लास लोगों से लेगी, और जो गरीब लोग हैं उनसे टैक्स ना ले या तो फिर उनको टैक्स कंसेशन दे। और गवर्नमेंट जो है वो ये सारा पैसा जो रिच लोगों से लिया है ना, वो सारा वेलफेयर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स के लिए यूज करे गरीब लोगों के पीछे, जिससे उनकी गरीबी क्या हो जाए, कम हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट है नंबर 5, राइज इन ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आपको पता है ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट में स्किल्स की बातें आती है, एजुकेशन की बातें आती है। डेवलप कंट्रीज में ज्यादातर लोगों के पास अच्छी खासी स्किल्स है, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनके यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज में कम गरीब लोग हैं, पॉवर्टी बहुत कम है, ठीक है। बट अपनी कंट्री में भी यही चीज होनी चाहिए कि लोगों को क्या करना है, अपने एजुकेशन के पीछे ज्यादा पैसा खर्च करना है, यानी इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्किल्स के पीछे खर्च करना है पैसा, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़े और वर्कर्स के पास चॉइसेस मिले कि उसको कहाँ काम करना है ना, उसकी मर्जी, ठीक है। बहुत सारी जगह से ऑफर आ रही है, बट उसके लिए स्किल डेवलपमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और उनको ज्यादा वेजेस भी मिलेंगे। एंड फॉर दैट एट वर्क प्लेस, और जब बात करें काम के जगह की, तो वहां पे भी वर्करों को, एम्प्लॉयज को, उनके पीछे भी इन्वेस्टमेंट करना है, उनको भी ट्रेनिंग देनी है, रिसर्च के पीछे खर्चा करना है, जिसकी वजह से उनका पॉवर्टी जैसी सिचुएशन कम हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट है गुड्स एंड सर्विस एट रीजनेबल रेट। देखो, फूड सिक्योरिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पुअर पीपल्स के लिए, ठीक है। फूड को रीजनेबल रेट पे अवेलेबल करवाना, क्योंकि अगर हम कम प्राइस पे फूड को अवेलेबल करवाएंगे, रीजनेबल रेट पे अवेलेबल करवाएंगे, तो पॉवर्टी की सिचुएशन कम हो जाएगी। आपको पता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर इंडिया में राशन शॉप्स बनाई गई है। राशन शॉप्स जो रूरल एरिया में भी है, अर्बन एरिया के अंदर भी है, जो गुड्स और सर्विस को बहुत रीजनेबल प्राइस पे बेचती है। 10-20 रुपए में उनको पूरे घर का किराना मिल सकता है, ठीक है। बहुत कम प्राइस पे किराने की चीजें, खाने पीने की चीजें उनको इन राशन शॉप से मिल जाएगी। तो राशन शॉप्स के थ्रू लोगों को रीजनेबल रेट पे गुड्स और सर्विस दिया जाता है। इवन ड्रॉट और स्केर्सिटी के टाइम पे भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और सेटिस्फाई करती है लोगों की बेसिक नीड्स को। आपको पता है कोरोना जैसे टाइम में भी सरकार की जितनी भी राशन शॉप्स थी, उनके थ्रू लोगों को फ्री में बहुत कम प्राइस पे अनाज बांटा गया है, जिसकी वजह से उनकी जो पॉवर्टी की सिचुएशन है ना, वो क्या हो जाए, कम हो जाए। क्लियर? चलो नेक्स्ट बढ़ता है नंबर 7, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो यहां पे ये वाला क्वेश्चन पता है आपको एग्जाम में 3 मार्क का भी पूछा जा सकता है, अकेला आ सकता है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बताओ। और अपनी कंट्री में अलग अलग तरह के एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे, जिससे पॉवर्टी इरेडिकेशन हो। पॉवर्टी इरेडिकेशन यानी कि गरीबी कम हो जाए। क्लियर? जिसमें सबसे पहला है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। अच्छा, याद रखना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी सब में से। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में क्या दिया हुआ है कि जो 6th 5 ईयर प्लान था, उसमें अलग अलग एजेंसी ने अलग अलग तरह के प्रोग्राम स्टार्ट किए थे। किसके लिए? रूरल पुअर के लिए, गांव के अंदर जो सारे गरीब लोग थे उनके लिए। और ये सारे प्रोग्राम्स मर्ज होके IRDP बन गए,
ठीक है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आईआरडीपी को कहते हैं। और ये गांधी जी के बर्थडे के दिन स्टार्ट हुआ था, याद रखना। ये जितने भी बहुत सारे प्रोग्राम अलग अलग एजेंसी ने स्टार्ट किए थे ना, वो सब एक हो गए और नाम क्या दिया गया, आईआरडीपी नाम दिया गया। ठीक है, कब स्टार्ट हुए थे, गांधी जी के बर्थडे के दिन 2 अक्टूबर 1980 पे इसको स्टार्ट किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था आईआरडीपी का, ये भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे जो पुअर फैमिलीज थी उनको एनकरेज किया जाता था, उनको प्रोत्साहन दिया जाता था कि आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब कहीं जॉब नहीं कर रहे, खुद कोई बिजनेस को स्टार्ट कर रहे, छोटा मोटा बिजनेस, ठीक है, जिसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहेंगे, जिससे वो अपनी इनकम को बढ़ाए और अपने आप को गरीबी लाइन से बाहर निकाले, पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाले। क्लियर। और ये जो प्रोग्राम है वो फोकस करता था कुछ स्पेशल ग्रुप्स पे, ठीक है, कुछ स्पेशल ग्रुप्स जो कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स थे, एग्रीकल्चर लेबरर्स थे, रूरल आर्टिशियंस थे। ठीक है, और इस प्रोग्राम को एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम भी कहा जाता है, ये भी याद होना चाहिए। कौन से प्रोग्राम को एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम कहते हैं, आईआरडीपी को, जिसका फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर। चलो आगे देखते हैं इसके अंदर और क्या दिया है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम अलग अलग थे, आईआरडीपी जो कि मैंने अभी बताया, फिर एक ट्राइसेम था। ट्राइसेम मतलब ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ एंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में 1 मार्क के फुल फॉर्म भी आते हैं, 1 मार्क के फुल फॉर्म भी आ सकते हैं, तो आपको फुल फॉर्म करने होंगे। और इवन आप लोग की बुक अगर खोलोगे इकोनॉमिक्स की, तो सबसे आखिरी पेज है ना पूरी बुक का, उसमें सारे फुल फॉर्म्स दे के रखे, वो भी आप लोग एक बार देख लेना, याद कर लेना। ठीक है, फिर है DWCRA, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड इन रूरल एरिया, MWS मिलियन वेल स्कीम, सित्रा सप्लाई इंप्रूव टूल किट टू रूरल आर्टिशियंस, और है गंगा वेलफेयर स्कीम। ये 6 अलग अलग स्कीम थी। अच्छा, एक और चीज याद रखना, 1 अप्रैल 1999 को ये आईआरडीपी और ये जितने भी प्रोग्राम दिख रहे हैं ना, ये सब भी इंटीग्रेट हो गए, एक हो गए और सारे मर्ज हो गए। और उनको नाम पता है क्या दिया गया, उनको नाम दिया गया सुवर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, सुवर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, शॉर्ट में इसको क्या कहेंगे, SJGSY। ठीक है, और इस स्कीम के अंडर रूरल एरियाज के अंदर, गांव के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते थे, ग्रुप बनाते थे, और इन ग्रुप्स को इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते थे, लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे, फाइनल गुड्स और सर्विस को मतलब गुड्स को मार्केट तक पहुंचाने का काम करते थे टू रूरल पुअर्स। ये सारे काम सुवर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में किए जाते थे। क्लियर। तो ये अपने ने क्या पढ़ा, नंबर 1 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम पढ़ा। दूसरा है वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम। वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम में क्या है, तो यहां पे फोकस किया जाता था गरीब लोग जिनका कोई भी फिजिकल लेबर के अलावा कोई और इनकम सोर्स है ही नहीं, फिजिकल मजदूरी करने के अलावा और कोई इनकम सोर्स नहीं है, उन पे इस पे फोकस किया जाता था। और इस स्कीम के अंडर सिर्फ और सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो लोग सिलेक्ट सीजन में नहीं देते थे, बल्कि जब उन फ्लड आता था, ड्रॉट आता था, स्केयरसिटी या अदर नेचुरल कैलामिटीज आती थी, तभी भी उनको काम दिया जाता था। ठीक है, और इस स्कीम के अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस सेटअप की गई थी रूरल एरियाज के अंदर, साथ साथ में लेबरर्स को प्रॉपर सैलरी दी जाती थी। और ये भी याद रखना कि वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम में 2 और स्कीम आ जाती है। कौन सी 2 स्कीम आती है, जवाहरलाल रोजगार योजना पहली, और दूसरी है एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस स्कीम, जिसको EAS कहते हैं, और ये हो गया JRY। ठीक है, तो वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम में ये 2 और स्कीम इन्वॉल्व है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ये बहुत सक्सेसफुल है। ठीक है, आज भी ये योजना चलती है। तो देखो इन द डिकेड्स 90s की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, ठीक है, उसके ध्यान में रखते हुए अपनी कंट्री में क्या हुआ पता है, पब्लिक सेक्टर नेगेटिव ग्रोथ आ गया। मतलब जो सरकार जो बिजनेस करती थी वो सारे बंद होना चालू हो गए, बहुत से प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो दूसरी बाजू क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ता चला जा रहा था। तो ऐसी सिचुएशन को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना को स्टार्ट किया गया, जिससे अपनी कंट्री में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों को मोटिवेट किया जाए, लोग वेंचर्स को स्टार्ट करें। और खास करके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट उनको दिया जाता था जो कि पढ़े लिखे बेरोजगार है, ये चीज याद रखना। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए ये योजना स्टार्ट की गई थी, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। क्लियर। चलो आगे बात करें तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है और वो है नरेगा। ठीक है, जिसको कहते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, नरेगा कहते हैं। 2005 के अंदर
नरेगा एक्ट आया था, मतलब नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल गारंटी एक्ट जो था उसको एक्सेप्ट किया गया था, और इसका ऑब्जेक्टिव था कि पब्लिक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की जाए और लोगों को काम दिया जाए। और आपको पता है एक फैमिली में से मिनिमम एक जन को काम दिया जाता था 100 दिन के लिए। यस, 100 डेज के लिए एक जन को कंपलसरी 100 डेज के लिए काम देगी सरकार, देगी काम। ठीक है, रूरल और अर्बन पुअर्स को, गांव और शहर के गरीब लोगों को, या तो लोअर मिडिल क्लास के लोगों को, और उनको रोजगार दिया जाता था, काम दिया जाता था। और 2009 में नरेगा का नाम चेंज हो गया और उसका नाम हो गया एमजी नरेगा, यानी कि मनरेगा भी इसको कहते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, मनरेगा नाम हो गया इसका, जिसको एमजी नरेगा भी कहते हैं। क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा ना, एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर, अनएम्प्लॉयमेंट वाला, उसमें अपने इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि और क्या क्या है। बस इस चैप्टर में तो इतना ही दिया है। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8। अच्छा, चारों चार अपनी स्कीम हो गई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, हाउसिंग स्कीम। इंडिया के अंदर आज भी मेजॉरिटी के जो पुअर पीपल है उनके पास सेमी स्टेबल और टेम्पररी हाउस है। ठीक है, सेमी स्टेबल यानी कि प्रॉपर स्टेबल हाउस नहीं है, और टेम्पररी हाउस है, झोपड़ी वगैरह में रहते हैं। और इसी ऑब्जेक्टिव को देखते हुए प्रॉपर घर की फैसिलिटी, वेलिंग मतलब होता है प्रॉपर घर की फैसिलिटी गरीब लोगों को देने का काम स्टार्ट किया 1985-86 में। और IAY आया था, जिसको बोलते हैं इंदिरा आवास योजना। और ये योजना को स्टार्ट किया था उन फैमिलीज के लिए जो कि पॉवर्टी लाइन के बिलो है, गरीबी रेखा के बिलो आती है, और खास करके SC ST वालों को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वालों को। ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वालों के लिए ये स्टार्ट किया गया। और 2013-14 में एक और योजना आई जिसका नाम था राजीव गांधी योजना। इसको इंप्लीमेंट किया गया था, उनको घर देने का काम था जो झोपड़े में रहते थे, हट्स में रहते थे। इवन अर्बन एरियाज के अंदर भी पुअर पीपल स्लम्स में रहना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, जिसकी वजह से उनको बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। स्लम में रहेंगे तो ना ढंगा पीने का पानी होगा, ना टॉयलेट फैसिलिटी, ना इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी फैसिलिटी नहीं होगी, और जिससे जो प्रॉब्लम है रहने करने की वो बढ़ती जा रही थी अर्बन एरिया में। तो सरकार ने 25 जून 2015 को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना ही चाहिए, 25 जून 2015 को अर्बन पुअर्स के लिए, कौन से अर्बन पुअर के लिए, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना स्टार्ट की गई, जिसको PMAY कहते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना कहो, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना कहो। आज की डेट में भी ये योजना चल रही है। ठीक है, नरेंद्र मोदी के BJP के अंडर ये स्टार्ट हुई है और बहुत सक्सेसफुल है। बहुत सारे लोगों को बहुत कम भाव में घर दिया जाता है। ठीक है, हम लोग इसको कह सकते हैं कि सरकार द्वारा दिए गए मकान होते हैं ये सारे, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत। ठीक है, ये सक्सेसफुल है और ये इंपॉर्टेंट है, जो कि ये वाला क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकता है कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना कब स्टार्ट हुई थी, 25 जून 2015 में। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए 9 मई 2015 को अटल पेंशन स्कीम को स्टार्ट किया गया था, जहां पे पेंशन दिया जाता था उन लोगों को जिनका एज 60 साल से ज्यादा हो, जिनकी एज 60 साल से ज्यादा हो। और फिर एक और थी प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी स्कीम, जहां पे जो लोग जो 18 से 70 साल के, उनको एक्सीडेंट इंश्योरेंस 2 लाख का दिया जाता था, जिसका साल का प्रीमियम सिर्फ 12 रुपए था। सिर्फ 12 रुपए भर के 2 लाख का रिस्क कवर किया जाता था। ठीक है, फिर एक और थी जीवन ज्योति स्कीम, इसमें 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाती थी, बस साल का प्रीमियम कितना था, 330 रुपए। 330 रुपए दो और 2 लाख का रिस्क कवर करो। क्लियर। और ये फार्मर्स को सेफगार्ड करने के लिए, क्रॉप फेलियर से बचने के लिए प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना को भी स्टार्ट किया गया था। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के लिए। ठीक है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये, आपको 1 मार्क के MCQs में भी देखने को मिल सकता है, एज वेल एज आपको सेक्शन B में भी देखने को मिल सकता है, जो शॉर्ट में क्वेश्चन आता है ना कि कौन सी योजना फार्मर्स के क्रॉप फेलियर के लिए स्टार्ट की गई थी। तो याद रखना, प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना स्टार्ट की गई थी। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे, जनधन योजना। ये लास्ट टॉपिक भी है और लास्ट पॉइंट भी है, जनधन योजना। ठीक है, तो देखो अपनी कंट्री में फाइनेंशियल इंक्लूजन दे करके जो पॉवर्टी के रूट्स है उसको हटाने के लिए एक स्कीम स्टार्ट की गई थी। एक एम्बिशन के साथ BJP सरकार ने एक स्कीम को स्टार्ट किया था। ठीक है, जनधन योजना को इंट्रोड्यूस किया था। और कब किया था, ये MCQs के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में आ सकता है। याद रखना, 28 अगस्त 2014, 24 अगस्त 2014 को जनधन योजना स्टार्ट की गई थी। अब पता है आपको ये योजना क्यों स्टार्ट की थी, बट पहले क्या होता था पता है, सरकार अगर गरीब लोगों को 100 रुपए भेजती थी ना,
तो सिर्फ 10 रुपए ही पहुंचते थे, बाकी के 90 रुपए तो बीच के लोग खा जाते थे, ठीक है। और सरकार पता भी नहीं लगा पाती थी कि कहाँ गए, किसने पैसे बीच में हड़प लिए, सिर्फ गरीब तक 10 रुपए ही पहुंच रहे। तो इसके लिए अब सरकार ने क्या सोचा कि क्यों ना सारे गरीब लोग या जो भी पॉवर्टी लाइन में आते हैं उन सबका बैंक अकाउंट हो, हम सीधा बैंक अकाउंट में ही पैसा डाल दे। तो इसलिए जनधन योजना को स्टार्ट किया था 28 अगस्त 2014 को, और इसके पहले ही दिन 1.5 करोड़ अकाउंट खोले गए। बहुत बड़ी बात है, 1.5 करोड़ अकाउंट्स को खोला गया। और 8 जनवरी तक, यानी 2015 हो गया होगा 8 जनवरी को, 8 जनवरी तक 12.58 करोड़ अकाउंट्स खोले गए, और जिसमें इन्वेस्टमेंट था 10,590 करोड़, 10,590 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है। अब इसके फीचर इंपॉर्टेंस देखते हैं जनधन योजना के, कि जनधन योजना बैंकिंग फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए स्टार्ट की गई, पर कैपिटा बढ़े सबका, साथ में जो रीजनल इनइक्वालिटीज हो ना वो कम हो जाए, और इस पर्पज से इस योजना को स्टार्ट किया गया था। और दूसरा, इसका मेन पर्पज पता है क्या था, कि जो गरीब लोग हैं ना उनको सब्सिडी दी जाए सरकार के द्वारा और सीधा उनके बैंक अकाउंट में दी जाए, जिससे कोई बीच में आएगा ही नहीं, सरकार सीधा गरीब लोग के बैंक अकाउंट में ये पैसा डाल सकती है। और इस स्कीम का मेन फीचर पता है क्या था, इसमें आप लोग 0 रुपीज से अकाउंट ओपन करवा सकते हो जनधन योजना के अंडर। और इसी वजह से आज की डेट में देखो कितना अच्छा खासा यूपीआई ट्रांजैक्शन वगैरह चल पा रहा है। क्यों? क्योंकि हर एक का बैंक अकाउंट है। मैं नॉर्मल एक लारी पे जाके सब्जी भी खरीदता हूँ या फ्रूट खरीदने भी जाता हूँ ना, तो उसके पास भी स्कैनर होता है। मैं तो शौक तब हो गया जब मेरे पास पैसा नहीं था कैश, और एक गरीब आया, मैंने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ऑनलाइन यूज करता हूँ, तो जेब से उसने स्कैनर निकाल के मेरे को बोला कि कोई बात नहीं है भैया, आप स्कैनर पे पैसा पे कर दो। और मैंने उस पे स्कैनर पे 10 रुपए उसको दान दिया, कह सकता हूँ, भीख तो नहीं कह सकता, दान दिया मैंने 10 रुपए का स्कैनर के थ्रू, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं इतना कैसे हुआ, उसका बैंक अकाउंट है, वो भीख मांग रहा है, उसका बैंक अकाउंट था, ठीक है, और वो स्कैनर पे पैसा ले रहा था। तो अल्टीमेटली ये कैसे हो पाया, तो बिकॉज सरकार ने 0 रुपीज में अकाउंट खुलवाया। पहले लोग भरोसा भी नहीं करते थे, उनको ऐसा लगता था कि बैंक तो फ्रॉड है, बैंक पैसा लेके भाग जाएगी, तो ठीक है, इसलिए 0 रुपीज से स्टार्ट किया। अब सबका भरोसा बन चुका है। और पता है, जिसने जब अकाउंट खुलवाया जनवरी तक में, तो 5 महीने तक, उस टाइम पे जनधन योजना में जिसने भी अकाउंट खुलवाया था, तो 5 महीने के बाद ओवरड्राफ्ट कर सकते थे 5,000 रुपए तक का। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और इस स्कीम के अंडर जिसने भी अकाउंट ओपन करवाया, तो 26 जनवरी 2015 तक में उनको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का भी बेनिफिट दिया जाता था, ठीक है, उनको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी मिलेगी। और ये जो स्कीम थी जनधन योजना वाली, जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल थी गरीब लोगों के लिए, प्लस कंट्री में पूरी बैंकिंग सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, जिससे कंट्री में बोलते हैं ना फाइनेंशियल फैसिलिटीज और ज्यादा अच्छी हो गई, ज्यादातर लोगों का बैंक अकाउंट ओपन हो गया, और इसकी वजह से अपनी कंट्री में गरीबी भी काफी लेवल पे कम हुई है। बोलो क्लियर हो गया? तो ये अपना टॉपिक फिनिश हुआ, मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, जो कि आपके एग्जाम में 5 मार्क में पूछा जा सकता है। और यहां पे पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, जहां पे मैंने हर एक टॉपिक आपको बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये वीडियो को अपने जितने भी दोस्त है ना सभी को पहुंचाना, सभी को बोलना कि यूजीटी कॉमर्स करके कोई चैनल है जो बहुत बढ़िया तरीके से वीडियोस बनाते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तो जरूर सब्सक्राइब करो, आपके फोन से भी करो, अपने घर में जितने भी लोग हैं ना सबके फोन से सब्सक्राइब करो। हमको आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। जितना अच्छा आपका सपोर्ट हमको मिलेगा, उतना जल्दी हम आपके लिए वीडियोस लाएंगे, उतने अच्छे वीडियोस लाएंगे, और भी आपके लिए ऐसा कंटेंट लेकर के आएंगे जिससे आपकी पढ़ाई और ज्यादा आसान हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।